मैं आपको बताऊँ अच्छे एडिटर्स को अच्छी कंपनीज़ नहीं मिल रही हैं और अच्छी कंपनीज़ को अच्छे एडिटर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है बीच में। कैसे हम अपनी वीडियो एक प्रो वीडियो एडिटर की तरह एडिट कर सकते हैं? जैसे हमारी कंपनी में तो मतलब ये है कि आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, बिना टेस्ट के नहीं दे सकते। और टेस्ट मतलब मैं और ऑपरेशनल मैनेजर हैं, हम ही दोनों लेते हैं कि भाई अच्छा इसने स्पेलिंग गलत नहीं तो नहीं करी, इसने आवाज़ ज़्यादा नहीं करी, इसने ये अरे ये चीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकती थी, यहाँ पे कलर बेकार यूज़ हुआ, यहाँ पे ये हुआ, ये हुआ। हम कमियाँ निकालते हैं, अच्छाइयाँ नहीं देखते उस समय, कमियाँ गिनते हैं। कमियाँ 10 से ऊपर गई एडिटर कैंसर। अगर हमें प्रॉपर जाना है तो कैसे हमें अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए? देखो एक अच्छा एडिटर ना उसकी फीड बहुत अच्छी होती है हमेशा। उसकी फीड एंटरटेनिंग कम लर्निंग ज़्यादा होती है। और जब ये होता है ना इसका मतलब लर्निंग ही उसकी एंटरटेनमेंट है। और जब लर्निंग किसी भी एक प्रोफेशनल की एंटरटेनमेंट बन जाती है ना तो अर्निंग की टेंशन नहीं लेनी होती, फिर अर्निंग हो जाती है। शिवम भाई, वेलकम टू ताबिज़ खान पॉडकास्ट। आप बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग की फील्ड में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कैसे हैं आप? हेलो ताबिश भाई, बढ़िया बस काम वाम कर रहे हैं। आज भी संडे, आज भी अपन काम कर रहे हैं बल्कि थोड़ा सा था डिलीवरीज वगैरह उसके लिए। और हुँ, बताओ आप कैसे हो? जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो शिवम भाई, मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आपके बारे में थोड़ा बताएँ। मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करता हूँ। अभी करंटली नोएडा में शिफ्टेड हूँ। एक कंपनी के साथ कंपनी में एज़ अ वीडियो एडिटिंग लीड या मैनेजमेंट अभी अभी एक कंपनी में मैनेजर के रोल पे हूँ। हुँ, वीडियो एडिटिंग टीम को लीड करता हूँ। तो हुँ। यही है छोटा-सा इंट्रो, तो मेरा यही बोल सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं बताने को। अमेज़िंग। तो शिवम भाई, चलते हैं थोड़ा पीछे, आपकी स्टोरी कैसी रही है? कैसे आपने वीडियो एडिटिंग के फ़ील्ड में कदम रखा? कैसे आपने हाँ, एक्सप्लोर किया कि हाँ, मुझे वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है? कैसे आपने कंटेंट क्रिएशन के फ़ील्ड में एंटर किया? अ, भाई एक्चुअली क्या था मैं बताता हूँ। 2024 के आस मतलब 2024 जनवरी में मैंने इस चीज़ को एज़ अ करियर सोचा था कि करते हैं। तो उस समय क्या था, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था नया-नया ही, बिल्कुल उस दिन ही लगा था लाइक 3 जनवरी के आस-पास मेरे को एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम मिला था। फेसबुक एड्स एक्सपर्ट के रूप में, तो वहाँ पे मैं एड्स भी लगाता था प्लस बनाता भी था। क्योंकि अभी काफ़ी मतलब कंपनी भी स्टार्ट ही हुई थी, स्टार्टअप ही था तो वहाँ काम करता था। तो वहाँ पे काम करते-करते थोड़ा वीडियो एडिटिंग से एक्सपोज़र मिला। वो बात अलग है वहाँ मैं कैनवा में वीडियो एडिट करता था। लेकिन वहाँ पे वीडियो एडिट करते-करते थोड़ा बहुत मुझे लगा इसमें और एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा और देखा। अब उससे पहले मैं प्रीमियर प्रो मैंने चला के छोड़ के रखा हुआ था। जैसे कोर्स उस समय काफ़ी फ़ेमस था तो मैंने जैसे उसको लिया था एंड थोड़ा ट्राई करके देखा था, तो मैंने प्रीमियर प्रो भी 1 महीना, डेढ़ महीना चलाया है। ठीक है? उसके बाद फिर अभी करंटली मैं दाविंची पे काम करता हूँ, सारा काम ए टू ज़ेड। तो उसके बाद फिर मैंने एक्सप्लोर किए। उस समय फिर मुझे दाविंची का और पता लगा। फरवरी कह रहा हूँ। तो थोड़ा-सा साइड बाय साइड मैंने थोड़ा कहा कि यार थोड़ा एक्स्ट्रा अर्न किया जाए। तो मैंने 2 ही फ़ील्ड को चूज़ किया था, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग सेकेंडरी सेकेंडरी सोर्स के लिए। तो मार्च के आस-पास मैंने काफ़ी जॉब्स में अप्लाई किया, वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम में। तो वहाँ पे मुझे एक यूट्यूबर है मिस्टर शुभम, उनका काम मिला था। तो उनका थंब पहले मुझे वीडियो एडिटिंग मिली थी उनकी, फिर मुझे थंबनेल भी मिल गया उनका। तो वहाँ पे आप तब मेरी वीडियोज़ देखोगे, वैसे मत देखना, काफ़ी नर्ड एडिटिंग है वहाँ पे, ठीक है? लेकिन फिर भी स्टिल स्टार्टिंग थी मेरी, उसका ये थी। तो वहाँ पे मैंने वहाँ से काम शुरू किया एंड उसके बाद फिर वहाँ से मुझे थंबनेल्स भी मिले, तो कुछ थंबनेल्स भी मैंने उनके काफ़ी बनाए। लाइक उनकी 100 डेज़ सीरीज़ उन्होंने स्टार्ट की, तो उसके थंबनेल्स मैंने ही बनाए डे 1 से लेके 100 तक। और वो किया एंड उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके थोड़े फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे हाथ मारे। जैसे मैंने क्या किया, थोड़ी कुछ चीज़ें हैं, एक फ्लो होता है, उसके थ्रू मैंने कुछ फ्रीलांस के क्लाइंट्स वगैरह पिकअप किए हैं, कुछ उनकी हेल्प से पिकअप किए हैं। फिर मैं ये सब करने के लिए ना उनके साथ ही शिफ्ट हो गया गाज़ियाबाद में, कि भाई अब घर पे नहीं रहते हैं अपन, अब गाज़ियाबाद चलते हैं। तो मैं जहाँ वो रहते थे जिन मिस्टर शुभम, उन्हीं के साथ मैं शिफ्ट हो गया। और वहीं पे फिर थोड़ा उनके साथ काम-वाम किया। उनके साथ रहने का काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, एक्सपोज़र भी हुआ, घर से बाहर पहली बार निकले थे। तो उसके फिर वहाँ पे जाके काम-वाम वगैरह काफ़ी अच्छे से सेटल हुआ। तो वहाँ पे मैंने खुद अपने थोड़े क्लाइंट्स भी बनाए। मैं लोगो डि मतलब मैं उस समय प्रॉपर हर चीज़ करता था। लाइक लोगो डिज़ाइनिंग भी थोड़ी बहुत आती थी, पोस्टर डिज़ाइनिंग भी आती थी। मतलब कि क्या होता है, एक इमेज मैनिपुलेशन होता था। एक आर्ट है जो अभी भी काफ़ी चलता है, जो आजकल एआई कर देता है। वो सब मैं मुझसे बनाया करते थे। तो वो ये सब काम करते-करते तो उसके बाद फिर कुछ कंडीशंस ऐसी बन गई कि वो काम मुझे छोड़ना पड़ा, स्विच करने की नौबत आ गई थी। तो सितंबर के अराउंड मैंने स्विच किया कुछ जॉब्स में अप्लाई करके।
30 टू 40 जॉब्स मैंने अप्लाई करी थी। यू विल नॉट लाइक मैं कहूँगा कि विश्वास ही नहीं होगा, मैंने एक दिन में च 24-24 इंटरव्यूज़ दिए थे। तो तो मैंने उस दौरान क्लियर किया और इंटरव्यूज़ वो बात है 24 इंटरव्यूज़ दिए, उसमें से मेरे 6 से 7 क्लियर भी हो गए थे, अच्छे खासे अमाउंट पे। लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने एक्चुअली मेरे एक टीचर हैं, मतलब जब जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था मैं 2022 में, तो उसमें मेरे एक टीचर थे, प्रिंस सिंह, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो, अभी भी उनका यूट्यूब चैनल है हॉरर स्टोरी का, चेक करना, काफ़ी अच्छा चैनल था है उनका। तो उनके लिए मैंने एक सैंपल एडिट बना के ऐसे ही भेजा था जस्ट फॉर फन, क्योंकि मुझे भी थोड़ा एडिट करके देखना था, मन कर रहा था मेरा उस दिन एडिट करने का, तो मैंने किया और मैंने उन्हें भेजा। तो क्या हुआ, मतलब लकीली जो उनका चैनल मैनेज कर रहे हैं ना, कर रहे थे, उस उनका मेरे पास मैसेज आया कि हेलो, कि मैं मतलब यश मैं मतलब उन्होंने बोला कि मैं प्रिंस सर का चैनल मैनेज करता हूँ। तो आपकी एडिटिंग मुझे अच्छी लगी, तो एक बार आप आ जाओ, मिल लेते हैं और बार-बार डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद वहाँ से डिस्कस किया एंड देन अब से लेके यहीं तक मैं उनके साथ ही काम कर रहा हूँ। एंड अभी करंटली हम 15 प्लस यूट्यूबर्स को मैनेज करते हैं और उनके भी अलग-अलग आईपीज़ उनको भी मैनेज करते हैं। लाइक 15 प्लस यूट्यूबर्स प्लस उनके डिफरेंट आईपीज़ एंड स्टिल ग्रोइंग। और उसी में मतलब एडिटिंग टीम में काफ़ी चीज़ रही, लाइक पहले तो मतलब काफ़ी जर्नी है। खैर आपके सवाल ऐसे ही होंगे तो उसी के दौरान हम कवर करते हुए चलेंगे इसको। लेकिन अभी ये अगर मैं बिल्कुल क्लियर कट इंट्रो बताऊँ तो यही है। सितंबर से लेके अभी तक मैं करंट अभी इस कंपनी में ही हूँ, मैनेजमेंट पोस्ट प्लस एग्जीक्यूशनल वर्क भी है थोड़ा बहुत। अमेज़िंग। तो कैसे आप एक तरह इतना बढ़िया रील एडिट करते हैं, इसका थोड़ा आप ब्रेक डाउन दीजिए क्योंकि मैं आपकी यस्टरडे देख रहा था, रील्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। तो क्या इसके पीछे इसका क्या सीक्रेट है? थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए। भाई कुछ नहीं है, देखो मैं यार सबको यही बोलता हूँ, देखो 2 चीज़ होती हैं। एक एडिटर की ऑब्जर्वेशन ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, किसी भी क्रिएटिव पर्सन की। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो ना, लाइक अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, अगर आप एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हो, ठीक है? अगर आप किसी भी फील्ड में अगर एक क्रिएटिव पोस्ट पर हो, तो आपकी ना ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ से आप क्या बना सकते हो, वो एक चीज़ बहुत मैटर करती है। जैसे भी करंटली मैं जिसको भी मैनेज करता हूँ, उन मतलब मतलब जो अंडर में मतलब मैनेजमेंट में आते हैं, जितने भी एडिटर्स हैं, उनको मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई किसी भी चीज़ से तुम कुछ ना कुछ लेके जा रहे हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल मैं तो आपको बताता हूँ, अभी बिस्ट्रो करके एक कंपनी है जो ब्लिंकिट ने लॉन्च किया। उसका एक मतलब खुद का एक सब डोमेन लॉन्च किया। तो उसका कलर कॉम्बिनेशन देखोगे ना, तो ग्रीन कलर प्लस व्हाइट प्लस ब्लैक है, ठीक है? लेकिन जो उसके कलर्स हैं ना, वो कहीं से कहीं तक ये नहीं दिखाते कि वो एक फूड डिलीवरी या फूड रेस्टोरेंट ब्रांड है। क्योंकि फूड रेस्टोरेंट में नॉर्मली ऑरेंज रहेगा, रेड रहेगा, येलो रहेगा, बट ग्रीन कभी नहीं रहेगा। बट आप नोटिस करना कि उन्होंने जो ग्रीन कलर चूज़ किया ना, वो ऐसा चूज़ किया जो, क्योंकि वो एकदम अलग है, ठीक है? जैसे अगर आप देखो, आप एग्ज़ाम्पल लो, स्विगी है, ज़ोमैटो है, ठीक है? ईट श्योर है, काफ़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने लोगो जो है इसी कलर टोन में रखे हुए हैं, पर्पल, रेड, ऑरेंज। लेकिन उसमें आप अगर वो ग्रीन कलर को इमेजिन करोगे तो वो सबसे पहले सबसे ऊपर दिखेगा। तो उन्होंने उस चीज़ को अपनाया। तो वहाँ से हम क्या ऑब्ज़र्वेशन लेके आ सकते हैं कि भाई चीज़ों को चमकाना कैसे है, ठीक है? अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि ऑरेंज मतलब है, ये मतलब एक्चुअल चीज़ है कि पर्पल कलर जो है रॉयल्टी को दर्शाता है, ठीक है? लेकिन अब उसमें एक स्टेप ऊपर जाओ ना यार, अब हर बंदा पर्पल कलर से रॉयल चीज़ दिखा रहा है, तो आप कुछ ऐसी चीज़ करो किसी डिफरेंट शेड से, यानी किसी अलग शेड से उसकी एक रॉयल शेड निकालो। एग्ज़ाम्पल जैसे ऑरेंज कलर है, ऑरेंज इज़ नॉट अ रॉयल शेड, ठीक है? तो ऑरेंज का आप कोई म्यूटेड कलर ले सकते हो, उससे आप एक रॉयल शेड निकाल सकते हो, तो वो भी एक ऑब्ज़र्वेशन के अंदर आता है, कि आप कैसे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो, कैसे दूसरे ब्रांड जो कर रहे हैं, जो भी चीज़ नेचर में हो रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, ठीक है? जिस वजह से नेचर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप नेचर को ऑब्ज़र्व करना सीख जाओगे, तो आप एडिटिंग में बहुत अच्छे हो जाओगे, मेरा ये मानना है। तो वो चीज़ें सीखते-सीखते हर चीज़ को आप फिर उन चीज़ों को दिमाग में सोचो, चलाते रहो, चलाते रहो। हमेशा इमेजिनेशन में थोड़ा रहो, ठीक है? हर चीज़ इमेजिन करते रहो, उसको फिर नोटिस करो। देखो एक फ्लो होता है, एक अच्छी एडिटिंग का, एक अच्छी स्टाइल कॉपी का। एक तो होता है कॉपी करना, ठीक है? अब मैंने बहुत एडिटर देखे और मैं मतलब इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। इमान गाज़ी स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, अली अब्दाल स्टाइल कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने से कुछ होता ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इंस्पिरेशन एंड ऑब्जर्वेशन। आप कितना ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो, कितना इंस्पायर कर पा रहे हो। मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूँ, अभी एक बंदा अगर बिल्कुल कोने बिल्कुल बगल में बैठा देंगे जिसको ईमान गाज़ी की ए टू ज़ेड चीज़ आ रही है, फिर वो ईमान गाज़ी के बराबर एडिट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसने वो चीज़ नहीं पकड़ी जो वो एडिटर ने पकड़ी है, ठीक है? लाइक स्टॉप मोशन इफ़ेक्ट है, अब वो ईमान गाज़ी यूज़ करता ही करता है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा उस इफ़ेक्ट का नाम ही स्टॉप मोशन होता है, ठीक है? तो ये एक चीज़ है। तो ऐसे करके चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। एक फ्लो होता है ऑब्ज़र्वेशन का भी, उसके भी बारे में हम बात करेंगे।
उसके बाद आता है इंस्पिरेशन वाला काम कि आप फिर अपना कुछ स्टाइल बनाते हो, ठीक है? उसके बाद फिर आप किसी क्रिएटर्स को देखते हो। अब जिन क्रिएटर्स को देखते हो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे यूट्यूबर को देखोगे जिसकी एडिटिंग इतनी कुछ अच्छी होती नहीं है या फिर आपके डोमेन की एडिटिंग वो नहीं करता, तो वो भी एक तरीके से अच्छा भी है पर बुरा ज़्यादा है। बुरा कैसे कि आप वो चीज़ सीख ही नहीं पाओगे जो आपकी इंडस्ट्री में चल रहा है, समझ रहे हो? तो इंडस्ट्री में चलने वाली चीज़ को देखो, ऑब्ज़र्व करो। जैसे एग्ज़ाम्पल है अपना अब अपन एक चैनल मैनेज करते हैं, तो उन चैनल का डॉक्यूमेंट्री डोमेन है, ठीक है? अब मैं डॉक्यूमेंट्री डोमेन के लिए कोई अभी उज्ज्वल गेमर का चैनल थोड़ी खोल के बैठूँगा। मुझे जाना पड़ेगा किसी ऐसे चैनल पे लाइक ध्रुव राठी पे, मोहक मंगल पे कि करंटली ट्रेंड के हिसाब से क्या एडिट कर रहे हैं वो, ठीक है? उसके बाद मैं वहाँ से कुछ चीज़ें प्लॉट करूँगा, उसके बाद स्टोरी बोर्ड करूँगा, स्टोरी बोर्ड करने के बाद एडिट करने बैठूँगा, ऐसे होता है। ये एक तरीके से फ्लो होता है, किसी भी चीज़ को बनाने में। अभी करंटली तो ख़ैर पहले तो प्लान ज़्यादा करना पड़ता था, लाइक मेरे को स्टोरी बोर्डिंग पे ज़्यादा टाइम लगता था। मेरे को एडिट करना क्या है उससे ज़्यादा टाइम एडिट क्या करना है उसमें लगता था, ठीक है? कि मैं खोल के बैठा हूँ सॉफ्टवेयर, एडिट वगैरह कर रहा हूँ, उसमें टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन एडिट करना क्या है भाई, क्या कलर क्या रखने हैं, मेरे को टेक्सचर कौन-सा लगाना है, ये क्या करना है, थीम क्या रखनी है, स्टोरी टेलिंग का फ्लो क्या रखना है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लगता था, अभी भी लगता है, खैर वो काफ़ी कम हो गया है लेकिन अब। राइट। शिवम भाई आपने बताया कि हमें काफ़ी यूनिक होना पड़ेगा, काफ़ी क्रिएटिव होना पड़ेगा, हमें ऑब्ज़र्वेशन स्किल अच्छी करनी होगी। तो इसका क्या तरीका है? कैसे हम अपनी ऑब्ज़र्वेशन स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं? कैसे हम ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं? भाई ऑब्जर्वेशन स्किल को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, ऑब्जर्व करो, बात ही खत्म। देखो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मतलब हमारी पूरी टीम एक रेस्टोरेंट में गई थी, ठीक है? और वहाँ पे वो अच्छा काफ़ी अच्छा डेकोरम था वहाँ का। तो हमने ना वहाँ पे एक चीज़ मतलब मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि एक लाइट है, ठीक है? वो लाइट एक तार से जुड़ी हुई है, एक बल्ब है, उसके अराउंड एक कवर है, वो लटक रहा है, वो झूल रहा है, ठीक है? और वो जहाँ-जहाँ झूल रहा है, वहाँ-वहाँ कुछ लाइट्स वगैरह आ रही हैं। तो वो चीज़ें जो वहाँ लिखी हुई है, वो हाइलाइट हो रही है। तो यहाँ से क्या ये ऑब्ज़र्व किया मैंने, इसके बाद फिर इसके बेस पे मैंने कुछ चीज़ें बनाई, कुछ एडिट किए, ठीक है? तो वो एक वही होता है ऑब्ज़र्व करना कि आप छोटी-छोटी चीज़ों से ऑब्ज़र्व कर सकते हो। अब ऐसा भी नहीं जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो एज़ इट इज़ उतार दो, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो, ठीक है? कोई जैसे सोलर सिस्टम है, ठीक है? तो सोलर सिस्टम ऑब्ज़र्व किया। अब सोलर सिस्टम आप कभी देखोगे ना तो जो सन है, प्लैनेट्स हैं, रोटेट उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है? सन रोटेट करता है। तो हमें मान के चलो कुछ पॉइंटर्स दिखाने हैं कि भाई 4 से 5 पॉइंटर्स हैं हमारे, इनको शो करना है। तो हम क्या करेंगे, जो प्लैनेट्स हैं ना, उन एक शेप बनाएँगे, बड़े सर्कल को सन दिखा देंगे, छोटे-छोटे सर्कल्स को प्लैनेट दिखा देंगे एंड उन प्लैनेट्स को रोटेट करते हुए लेके आएँगे और उन रोटेट करते हुए वहाँ पे पॉइंटर्स दिखाते रहेंगे कि भाई अच्छा पॉइंटर नंबर 1 ये रहा, पॉइंटर नंबर 2 वो रहा। तो हमने ऑब्ज़र्व किया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। हमने पूरा सोलर सिस्टम नहीं छापा। हमने उसका ये ऑब्ज़र्व किया कि अच्छा एक बड़ा गोला है, उसके साइड में छोटे-छोटे गोले हैं, वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो इसको मैं अपनी एडिटिंग में लेके आऊँगा, छोटे-छोटे गोले पॉइंटर्स बन जाएँगे, बड़ा गोला मेरा मेन हेडिंग बनेगा। तो ऐसे करके हम ऑब्ज़र्वेशन को लेके आ सकते हैं। बाकी यार ऑब्ज़र्वेशन देखो एक ह्यूमन क्वालिटी होती है, एक ह्यूमन स्किल होती है कि आप कितने अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहे हो। कभी भी आप स्टैंड अप वालों को देखोगे, ठीक है? अभी करंट वालों को तो मैं इतना मतलब देखा ही नहीं हूँ, बट कपिल शर्मा को तो मैं काफ़ी देखता हूँ अभी भी। तो कपिल शर्मा की अगर आप देखोगे ना, उसकी ऑब्ज़र्वेशन स्किल बहुत अच्छी है, तभी वो इतनी चीज़ों की मिमिक्री कर पाता है, चीज़ों के बारे में बता पाता है, ठीक है? तो वही है, वही स्किल अपने अंदर लेके आओ। अब इसका मतलब ये नहीं आप नकलची बन जाओगे। इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, ठीक है? कलर कॉम्बिनेशन, टेक्सचर्स, ठीक है? कि इस चीज़ों को कैसे बनाना है। अगर कोई बंदा सर्कल ही यूज़ कर रहा है, तो वहाँ सर्कल ही क्यों यूज़ हो रहा है? उसकी जगह कोई और शेप क्यों नहीं यूज़ हो रही है? इसकी जानकारी रखना, ये होता है। और हाँ, एक चीज़ और है, आप जब ऑब्ज़र्व करते हो ना, तो कहीं न कहीं आपको जो रूल्स होते हैं ना, हमारे एडिटिंग के, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की, क्रिएटिविटी के रूल्स होते हैं, वो अपने आप आपके अंदर एम्बेड होते हुए जाते हैं, आपको अलग से पढ़ने नहीं पड़ते। फिर आप जब पढ़ते हो तो रिवीज़न होती है। तो अगर कोई जस्ट स्टार्ट कर रहा है वीडियो एडिटिंग, वो कैसे वीडियो एडिटिंग सीखे? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कभी हम ये ट्यूटोरियल देखते हैं, कभी वो ट्यूटोरियल देखते हैं। एक कभी हमें समझ में नहीं आता कि क्या हमें कैसे वीडियो एडिटिंग सीखनी चाहिए? आपके हिसाब से क्या बेस्ट वे हैं वीडियो एडिटिंग सीखने के? ओके, भाई देखो जैसे मैंने 2 से 3 महीने में अपना पहला क्लाइंट क्लोज़ किया था, आफ्टर लर्निंग वीडियो एडिटिंग, आफ्टर लर्निंग, ठीक है? तो उसमें क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, क्या रहता है कि मैं अब तो है ना, देखो काफ़ी लोग ना फ्लो को काफ़ी सैचुरेट कर दिया है लोगों ने। चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। आधे लोग तो जो एडिटिंग का बता रहे हैं ना, उन्होंने एडिटिंग करी ही नहीं है, सच बताऊँ आपको। और जो एडिटर्स मार्केट में हैं, उनमें से आप अब चाहे मानो ना या मानो 10% एडिटर्स आर रेलेवेंट, जो काम कर सकते हैं।
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का। और 10% में से भी 5 या 4% ही लोग हैं जो अच्छे क्लाइंट क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो उनका ना एक फ्लो होता है। अब मैं आपको बताता हूँ फास्ट लर्निंग का फ्लो क्या होता है। आपके अंदर अगर ऑब्जर्वेशन स्किल एम्बेडेड है ना, आपको पहले से ही आती है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हो एंड ये हार्ड नहीं है। देखो हर किसी ह्यूमन के अंदर होती है, थोड़ी ज़्यादा कम होती है, ठीक है? तो अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हो, तो मैंने अपना फ्लो जैसे बताता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने एक सबसे पहले जाकर यूट्यूब पे सर्च किया दाविंची रिज़ॉल्व वन शॉट, ठीक है? मैंने पहले वन शॉट देखा एक। उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट्स बेस्ड अप्रोच सीखी, ठीक है? नाफे 3D करके एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है? उन्होंने 30 मिनट्स का एक ट्यूटोरियल डाला था दा विंची का, तो उसमें उन्होंने मेनली कलर पेज के बारे में बताया था। वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सीखा, कटिंग सीखी, अलग-अलग ऐप्स के बारे में सीखा और थोड़ा बहुत आइडिया। उसके बाद मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने दा विंची खोल दिया। मैंने कंप्यूटर में खोला दा विंची, अपनी कुछ चीज़ें वीडियोज़ वगैरह स्टॉक वीडियोज़ डाउनलोड करी और जो उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, जस्ट इफ़ेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉ करके देखे, कि अच्छा इससे ये होता है, अच्छा इससे ये होता है, उससे ये होता है। हिट एंड ट्रायल किया, ठीक है? तो ऐसे करके मुझे सॉफ्टवेयर का आइडिया लगा, थोड़ा कट की फ्रेमिंग वगैरह सीख के उसको ट्राई करके देखा कि ऐसे ऊपर जा रहा है, कर्व वगैरह एडजस्टमेंट सीखी, कलर ऐसे करके 3-4 चीज़ें मैंने बेसिक सब सीखी। उसके बाद मैंने फिर वीडियोज़ प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियोज़ देखने शुरू करी। जैसे क्या है ना, लोग क्या करते हैं, मैं इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है निखिल पवार, डोप मोशंस आप पता होगा उसका। तो क्या होता है ना, वो कभी भी अगर आप उनकी ट्यूटोरियल्स देखोगे ना, तो वो किसी सॉफ्टवेयर को लेके बैठ के सिखाते नहीं है। वो सॉफ्टवेयर का बेसिक बताते हैं, उसके बाद फिर कुछ प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू वो सॉफ्टवेयर को सिखाते हैं। वैसे ही सीखा मैंने। मैंने सीधा प्रोजेक्ट उठवाए, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल की टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स कैसे बनाएँ, लाइक फॉलोवर नोड एक होता है दाविंची में, उसको कैसे यूज़ करें, उसका सीखा। अब भाई फॉलो नोड में 3-4 चीज़ें, मैनुअली ये है, वो है, तो ऐसे करके 3-4 जगह चीज़ों ने देखी, फिर दिमाग में उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, पकड़ा, उन चीज़ों को फिर इम्प्लीमेंट किया, ठीक है? तो सबसे बढ़िया यही है कि आप एक वन शॉट देखो, उस शॉर्ट लेक्चर देखो, ठीक है? उसके बाद फिर आप सॉफ्टवेयर खोलो, जो-जो वन शॉट में बताया वो चीज़ें देखते जाओ। वो अच्छा ये ऐसे है, अच्छा इस इफ़ेक्ट का ये मतलब है, अच्छा ये है, ये ठीक है, समझ गए। उसके बाद फिर प्रॉपर सबूत देख लो एक बार रेंडरिंग कैसे होती है, वो सब कैसे होती है प्रॉपर चेक करके, देन आप प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो देखो, ठीक है? प्रोजेक्ट वेब वीडियो के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, लाइक मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट मैं ऑब्वियसली मैं थोड़े चैनल्स वगैरह सजेस्ट अभी तो करंटली पता नहीं है, बट अगर आपको ऐसे बेसिक्स वगैरह सीखना है वन शॉट के थ्रू, तो डैनियल बैटल एक अच्छा चैनल है, ठीक है? इसके अलावा दाविंची का एक दा और इंडिया के क्रिएटर्स दाविंची में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने जैसे पता है दाविंची गुरु ही करके है, अजय के मीना एक यूट्यूबर है, ठीक कंट्रोल जी एक यूट्यूबर है, तो केएसी फेरिस बाहर का यूट्यूबर है, तो ये काफ़ी अच्छा सिखाता है, ठीक है? तो इनके थ्रू आप सीख सकते हो। अभी क्या प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच भी सिखाते हैं और कुछ-कुछ नए फीचर्स भी बताते हैं, प्लगइन्स वगैरह भी देते हैं। काफ़ी सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिलेगी। इनको फॉलो करो, इनसे चीज़ें ग्रैब करना शुरू करो, ठीक है? अपना एडिटिंग स्टाइल भी आप थोड़ा बहुत क्रिएट करना शुरू कर दोगे, ठीक है? 1 मिनट ट्यूटोरियल देखो, कभी भी किसी एक छोटी-सी चीज़ के पीछे ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है? अगर आपको क्विकली सीखना है ना क्विकली एडिटिंग को सीखिए, मोनेटाइज़ करना है, तो ट्राई टू लर्न फास्ट और जल्दी सीखने के बाद उसके सीखने के बाद उसको समझो। आपने सीख लिया, उसके बाद उसको समझो। अच्छा, एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बताऊँ, अ, हमने मान के चलो फ़िल्म ग्रेन का एक टेक्सचर लगाना सीखा, ठीक है? तो हमने स्टेप सीख ली कि भाई अच्छा ये नोड लगता है, इस नोड में ये एडजस्टमेंट होती है, खत्म। ये सीख लिया, हमने एक लगा के छोड़ दिया, ठीक है? हमने ये रटा मार लिया कि ऐसा लगता है। अब उसको समझो, उसको दोबारा सेटिंग में जाओ, सेटिंग में छेड़-छाड़ करो, आगे-पीछे नोड घुमा-घुमा के देखो। काम होने के बाद, जो अच्छा इससे ये होता है, अच्छा इससे ये होता है, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में जो आपके पास नेक्स्ट सैंपल वीडियो है, जो भी प्रैक्टिस हो उसमें उसको इम्प्लीमेंट करो। ये सबसे फास्ट तरीका है, सबसे जल्दी सीख जाओ। उसके बाद जो इससे आप ना 40 से 50% तक सीख सकते हो आराम से और उसके बाद फिर काम के साथ-साथ सीखो, ठीक है? कभी भी इससे मत घबराओ कि भाई मैंने क्लाइंट की वीडियो उठा ली, अब मैं जाके यूट्यूब पे ट्यूटोरियल नहीं देख सकता कि भाई ये कैसे बनाएँ, ये कैसे बनाएँ। जाके देखो, बेशर्म होके देखो, ठीक है? सब एडिटर सब क्रिएटिव फील्ड वाले ऐसे ही करते हैं, किसी को जुबान पे रखी हुई चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है? जैसे कोई चीज़ है, हाथों-हाथ भी सीखो। कुछ नया बना रहे हो, कुछ नया ट्राई कर रहे हो, तो हाथों-हाथ उसको देखो, अच्छा ये ऐसे बनेगा, तो इसको ट्राई कर लो। उसको बनाओ, इम्प्लीमेंट करो, टाइम दो। ठीक है, अगर आप इस चीज़ में रहोगे ना, यार ये क्लाइंट तो पैसे ही नहीं दे रहा है, मैं क्यों करूँ इसके लिए इतनी मेहनत, तो आप पीछे रह जाओगे, फिर वो क्लाइंट जितने पैसे दे रहा है, उससे नीचे उतने पैसों के लिए काम करते रहो फिर, ऐसा रहता है। तो मतलब शिवम भाई हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए एक सॉफ्टवेयर में सीखने के लिए। पहले हमें वो थोड़ा बेसिक सीखना चाहिए, उसके बाद हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए। हाँ, आपको देखो ना, कोई भी सॉफ्टवेयर खोलो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई प्रो एडिटर भी होगा ना, जो मतलब अच्छे खासे मतलब कर रहा होगा,
उसने ही कभी-कभी किसी सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स यूज़ ही नहीं करे होंगे। उसने वही फीचर्स यूज़ करे होंगे या तो जो उस समय जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जो बेसिक्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और जो मतलब ट्रेंड ट्रेंड में होते हैं, ठीक है? ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक्स है और जो उसके ट्रेंड में, ठीक है? तो इन 3 चीज़ों के बेस पर ही टूल्स को सीखो, ठीक है? अब मैं एग्ज़ाम्पल कुछ-कुछ ऐसी चीज़ भी होंगी जो नहीं अभी तक यूज़ करता। मुझे तो लेट लॉन्ग स्पैचर का ही पता नहीं पता क्या है, ठीक है? लेकिन अब क्यों मैं सीखूँ उसको, जब मेरे को काम ही नहीं पड़ता उसका। मैं वो सीखूँगा ना जिसका मुझे काम पड़ता है, उसमें मास्टरी करो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करने से अच्छा है आप एक ही चीज़ पे मास्टरी करो, सिंपल। और मास्टरी भी धीरे-धीरे होगा। अगर आप स्टार्टिंग में से पहले ये ढूँढो कि अरे पहले मास्टर कर लेता हूँ फिर क्लाइंट उठाऊँगा, पहले मास्टर कर लेता हूँ फिर मैं वीडियो एडिट करूँगा, तो पीछे रह जाओगे। मास्टर धीरे-धीरे होता रहेगा, आप बेसिक पकड़ो, उसको सीखो, ग्रैब करो, कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं कर लूँगा, क्लाइंट की वीडियो उठाओ, करना शुरू करो, मास्टर करते दैट्स इट यही होता है। हुँ। और क्या हमें कोई निश सेलेक्ट करना चाहिए जॉब पाने के लिए या हमें सभी चीज़ें सीखना चाहिए जैसे रील एडिटिंग, लॉन्ग वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्ट एडिटिंग या हमें एक निश सेलेक्ट करना चाहिए जिससे हमें जॉब पाने में अ, आसानी हो? भाई देखो ये भी ऐसे होता है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारी टीम में ना बहुत सारे एडिटर्स हैं, ठीक है? और सबकी अपनी अलग-अलग कैपेबिलिटी है। उनके में 5 एडिटर्स हैं मेनली, तो सबकी ना अपनी अलग-अलग कैपेबिलिटी है। कोई सीख बहुत जल्दी सकता है, ठीक है? कोई बहुत वर्सेटाइल बंदा है, ठीक है? कोई किसी का लर्निंग कर्व बहुत अच्छा है, कोई बहुत जल्दी एडिट कर देता है, किसी की स्पीड बहुत अच्छी तो ऐसे करके बहुत सारी क्वालिटीज़ है सबकी, ठीक है? कोई नई-नई चीज़ें ट्राई करना जल्दी-जल्दी ट्राई करता है, जल्दी-जल्दी इम्प्लीमेंट करता है, चाहे 4 गाली पड़े, नहीं हुआ 4 गाली पड़ेगी लेकिन मैंने ट्राई किया, ठीक है? ऐसे, तो सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग स्किल्स हैं। तो यही है, आप अपने पे चेक करो कि आप किस टाइप के बंदे हो, उसके बाद जाओ। जैसे अगर आप वर्सेटाइल टाइप के बंदे हो तो ऑब्वियसली आप रील भी एडिट करो, ठीक है? आप अलग-अलग चीज़ें एडिट करो, ठीक है? पर एक ऐसा भी नहीं कि सब कुछ पकड़ के सबको कर दिया। आप शादी की वीडियोज़ भी एडिट कर रहे हो और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्री भी एडिट कर रहे हो, नहीं, इसमें मत घुसना। एक प्रॉपर नीश पकड़ो कि आप अगर यूट्यूब के लिए एडिट कर रहे हो तो आप यूट्यूब के लिए ही एडिट कर रहे हो, ठीक है? यूट्यूब के लिए एडिट उठाया और उसमें आप समझो, अच्छा मैं रील भी एडिट कर सकता हूँ, उनका वर्सेटाइल बंदा हूँ, मैं बहुत जल्दी स्विच भी कर लूँगा क्योंकि जब आप 2 से 3-4 प्रोजेक्ट में काम करते हो ना, तब आपको माइंडली स्विच होने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है। अगर आप एक लॉन्ग वीडियो पे काम कर रहे हो, उसकी पेसिंग अलग होती है, शॉर्ट वीडियो पे काम कर रहे हो, उसकी पेसिंग अलग होती है। तो लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट वीडियो पे शिफ्ट होने वाला, क्या वो माइंडसेट आपके अंदर है? आप शिफ्ट हो सकते हो अचानक से? वो चीज़ देखो, अगर आपको वर्सेटाइल बनना है, हर चीज़ में हर चीज़ करनी है तो, ठीक है। अगर आप नई-नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप अलग-अलग डोमेन्स ट्राई कर सकते हो, बट वो भी बैकअप में रह के। ऐसा नहीं कि आप मतलब आपने कुछ पिछला कोई बैकअप बना हुआ नहीं है, आपने ठीक से वो सीखा नहीं और आगे जंप कर गए। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना, पहले ठीक से सीखो, उसके बाद आगे जंप करो जब भी करना है, ठीक है? ऐसे तो अपनी कैपेबिलिटी को समझो, उसके हिसाब से अपनी निश सिलेक्शन करो। अगर आपको मोशन ग्राफिक्स बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं, आपको जो शेप्स है उसके साथ अलग-अलग अतरंगी चीज़ें बनाना पसंद है, आप सर्कल का स्क्वायर बनाना पसंद है, तो फिर आप मोशन ग्राफिक्स करो। अगर आपका स्टोरी टेलिंग सेंस बहुत अच्छा है, अगर आपके दिमाग में एग्ज़ाम्पल मैं आपको क्लियर बताता हूँ, इसके क्लियर सिम्पटम्स मैं आपको बताता हूँ। आप दिमाग में सोचो, कोई मूवी के बारे में सोचो, अगर आपको बहुत अच्छे-अच्छे थॉट्स आते हैं, आपको बहुत अच्छे-अच्छे सीन्स आते हैं दिमाग में, कि अच्छा अच्छा मैं पैर का शॉट लूँगा, पैर से चलेंगे, पैर जैसे ही वो आगे पैर रखेगा, अलग एकदम से सीन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके जब आप ये चीज़ें दिमाग में चलती है, इसका मतलब आपका स्टोरी टेलिंग सेंस बहुत अच्छा है, फ़िल्म मेकिंग सेंस आपका बहुत अच्छा है, तो उस टाइप के डोमेन में घुसो, ठीक है? लेकिन स्टार्टिंग में बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कलर ग्रेडिंग कर लोगे और आप मास्टर बन जाओगे या आप सिर्फ शेप्स बदलना सीख जाओगे तो आप मास्टर बन जाओगे। नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके साथ भी। आपको शेप्स के साथ भी स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, समझ रहे हो? नहीं तो आप शेप्स के साथ स्टोरी टेलिंग नहीं आएगी तो आप समझा ही नहीं पाओगे सामने वाले को, ठीक है? तो थोड़ी-थोड़ी स्किल सबको पकड़ो, फिर आप ये देखो आप मास्टर किसमें हो, उसको लेके आगे बढ़ो। तो सर जैसा कि आपने यूज़ किया वर्ड स्टोरी टेलिंग, कैसे हम स्टोरी टेलिंग सीखें? क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, आप ऑलरेडी जानते होंगे। भाई स्टोरी टेलिंग के लिए ना मैं वही चीज़ मैं बोलूँगा यार ऑब्ज़र्वेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है? कोई मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आप पहले देखो उसकी स्टोरी चल कैसे रही है। आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, अच्छी स्टोरी टेलिंग की वीडियो देखो। एनीथिंग एक बंदा है, काफ़ी अच्छी एडिटिंग करता है वो, उसकी काफ़ी अच्छी कलर ग्रेडिंग है, काफ़ी अच्छी स्टोरी टेलिंग है, उनको देखो। अभय पीएस राजावत एक है, उन वो भी थोड़ा बहुत एक्सेंट डालते हैं, बीच-बीच में टोन लेके आते हैं अलग-अलग, वो देखो, समझो। उसके बाद वो चीज़ें कॉपी करने की ट्राई करो पहले। जब कॉपी करोगे ना, उसके बाद जब वो इंस्पिरेशन के अंदर तब्दील होता हुआ चला जाएगा, फिर आपका स्टाइल बिल्ड हो जाएगा उसमें, ठीक है? एग्ज़ाम्पल अभी क्या है, जो ट्रेंड है, लट्स होते हैं, ठीक है, कलर ग्रेडिंग के, तो उसमें क्या है अभी ट्रेंड चल रहा है वार्मलेट्स का, ठीक है?
जो टेम्परेचर हाई करके जो लट्स यूज़ होता है वो काफ़ी यूज़ हो रहे हैं अभी, ठीक है? तो वो ही कॉपी करो, फिर उसमें थोड़ा-थोड़ा चेंज करो। चेंज करते हुए गए, चेंज करते हुए अपना ट्रेंड बना लिया। ख़ैर अभी हम स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे थे, तो स्टोरी टेलिंग में चीज़ें ऑब्ज़र्व करो कि अच्छा यहाँ से ये स्विच हुआ, अब यहाँ पे हमें राइज़र डालना है। सर ने यहाँ अच्छा जैसे एग्ज़ाम्पल कि क्लाइंट ने यहाँ पे कुछ बहुत चढ़ती हुई बात बोली तो यहाँ पे राइज़र इफ़ेक्ट आएगा। उसके बाद फिर यहाँ अच्छा फिर हम ये चीज़ लेके आ सकते हैं। यहाँ पे फिर अगर सर ने इसकी बात करी है तो हम इसको शो कर सकते हैं। ये चीज़ करते हुए चलोगे, स्टोरी टेलिंग यहाँ से बनता हुआ चलेगा, ठीक है। बाकी सबसे बेस्ट अगर आप स्टोरी टेलिंग सीखना चाहते हो, तो एनीथिंक करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। और बाहर के यूट्यूबर्स मैं इतना फॉलो करता नहीं हूँ, सच मतलब टू बी फ्रैंक मैं सच बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेनली कोई ट्यूटोरियल देखना होता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ का ट्यूटोरियल देखना होता है, तभी मैं देखता हूँ, नहीं तो इंडियन यूट्यूबर्स को ही देख-देख के थोड़ा बहुत जो हुआ है, वो हुआ है। ज़्यादा बाहर के यूट्यूबर्स मैंने कभी देखे ही नहीं, अभी भी नहीं देखता। हुँ। ऐसा होता है सर कभी-कभी जैसे कि हम वीडियो एडिट करते हैं तो काफ़ी टाइम ले लेता है और हम सोचते हैं कि अपनी वीडियो एडिटिंग को कैसे हम फ़ास्ट करें। तो क्या सर इसका कोई वे है, कोई तरीका है वीडियो एडिटिंग फ़ास्ट करने की और बिना क्वालिटी लूज़ किए? ठीक है, भाई देखो सबसे पहले ना ये समझो कि तुम्हारे पास टाइम कितना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यार तुम पहले दिन से ही 6-6 घंटे में तो वीडियोज़ निकाल दोगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। पहले स हर कोई भी जब नई कोई क्लाइंट को जॉइन करवाते हो ना तो या कोई भी नया कोई जॉइन करता है, तुम किसी नए डोमेन में स्विच करते हो, तो हमेशा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, ठीक है? उसके उसमें कोई दो राय नहीं। बस उसको ये देखो कि उसका ग्राफ नीचे से धीरे जा रहा है। 2 चीज़ें मेज़र करने वाली होती है, या तो आपकी क्वालिटी ऊपर जानी चाहिए या जो आपको टाइम लग रहा है वो नीचे जाना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर टाइम कम लग रहा है, ठीक है? इसका मतलब है कि आपके पास अब स्कोप है कुछ नया सीखने का, तो नया सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर उसको मास्टर करते जाओ, टाइम कम हो जाएगा, फिर कुछ नया सीखो। तो इसके ना मैं एक जनरली फॉलो एक जो है एक फ्लो यूज़ करता हूँ। क्या सबसे पहले तो वीडियो को एक बार ओवरऑल देख लेता हूँ सुपरफिशियली, सॉफ्टवेयर में डाल के, ठीक है? और जब देख रहा हूँ ना उसी दौरान ना कट लगा लेता हूँ वीडियो में कि अच्छा और उसके बाद मार्किंग भी कर देता हूँ कि यहाँ में ये करना है, यहाँ मुझे ये करना है, यहाँ मुझे ये इफ़ेक्ट लगाना है, यहाँ मुझे ये टेक्स्ट लगाना है। इसके लिए मैं अलग-अलग कलर्स के मार्कर्स यूज़ करता हूँ। वो सब किया। उसके बाद ये सारा काम होने के बाद मेरा बेसिक कितना काम हो गया, मेरी प्लानिंग भी हो गई, मेरी वीडियो की कटिंग भी हो गई, मैंने वीडियो देख भी ली कि टॉपिक क्या है वीडियो का, मैंने ओवरऑल आइडिया भी ले लिया। तीनों चीज़ें हो गई, यानी कि जिस चीज़ में मुझे 2 घंटे लगने थे अलग से, उन तीनों को मैंने आधे घंटे में निपटा दिया, डेढ़ घंटा मेरा बच गया। उसके बाद फिर आप अपना एडिट करना शुरू करो। आप चीज़ें आप एडिटिंग के लिए जो स्टोरी बोर्ड करो या फिर जो भी आप दिमाग में चीज़ बनाओ, वो पहले ही ऐसी बना लो, जो स्टार्ट आगे कॉपी भी होती जाए और पता ही ना चले, ठीक है? एग्ज़ीक्यूशनल लेवल बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्ज़ीक्यूशनल लेवल। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मतलब कोई ऐसा मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं दूँगा, मैं जो होता है वही बता रहा हूँ, ठीक है? एक प्रॉपर एग्ज़ीक्यूशन लेवल पे एक ऐसा फ्लो बना लो, एक ऐसा एसेट्स बना लो जिसको आप कॉपी भी करते जाओ और ऐसा लगे भी ना कि वो कॉपी है, ठीक है? जैसे अगर मैं अभी बताऊँ तो कुछ क्लाइंट्स नहीं ऑलमोस्ट एवरी क्लाइंट का हमने ऐसे ही करा हुआ है कि हमने टेम्पलेट सेट किया हुआ है, उसी में थोड़े कलर्स के साथ चेंजेस करके, थोड़ी-सी एनिमेशन के साथ चेंजेस करके उसको आगे बढ़ाते हुए जाते हैं। तो सबकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो गई है इससे। प्लस इससे क्या हुआ ना जहाँ मेहनत लगानी होती है ना बंदे को, वहाँ उसके पास टाइम बच जाता है। फिर वो वहाँ आराम से अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है? कैसे? जैसे अगर एग्ज़ाम्पल हमें 2-3 चीज़ें दिखानी थी, हमें पॉइंटर्स दिखाने हैं जैसे, ठीक है? तो हमने पॉइंटर्स दिखा दी, खत्म बात, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास एक अगली एनिमेशन है जहाँ पे टाइम की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया पहले ऐसी चीज़ें कर के हमने आगे के लिए टाइम बचा लिया, तो अब हम वहाँ पे टाइम लगा सकते हैं। जैसे अपनी एनिमेशन बना सकते हैं, हमें कुछ अच्छा से बनाना है, कुछ इफ़ेक्ट नया कोई नया इफ़ेक्ट क्रिएट करना है, तो वो सब काम कर सकते हैं। सबसे पहले फ़ाइल को लेके आओ, फ़ाइल को कट कर लो, मार्क कर लो, फ़ाइल को देख लो, तीनों चीज़ें एक बारी में हो जाएगी, उसके बाद एडिट करना स्टार्ट करो। एडिट में पहले एनिमेशंस कर लो सारी, उसके बाद फिर जो क्लिप्स हैं उनको मैनेज कर लो। किसी को अगर कोई एब्रप्ट क्लिप लग रही है तो उसको थोड़ा एडजस्टमेंट की तरह ज़ूम करके, वैसे करके उसको थोड़ा स्मूथ कर लो। उसके बाद फिर सारे बी-रोल्स लगाओ, उसके बाद फिर सारा टेक्स्ट लगाओ, फिर म्यूज़िक लगाओ, साउंड इफेक्ट्स लगाओ, बीच में कुछ क्लिप इंसर्ट करनी है, लास्ट में क्लिप्स इंसर्ट करो। ऐसे क्या होगा ये पूरा फ्लो बन जाएगा आपका और फिर उस फ्लो के थ्रू आप धीरे-धीरे इस फ्लो को धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा। फिर ऐसा होगा कि कुछ-कुछ चीज़ें 3-4 चीज़ें इकट्ठी भी कर लोगे, आपका टाइम भी उतना नहीं लगेगा। पहले मुझे एक क्लाइंट था, उसकी वीडियो एडिट करने में 2 दिन लगते थे और अभी मैं उसकी वीडियो 6 घंटे में निकाल देता हूँ, विथ सेम टेक्निक, ठीक है? तो वही है कि ये चीज़ आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है? और अभी करंटली जितने भी एडिटर्स हैं, उनको यही प्रैक्टिस होती है और यही इसी प्रैक्टिस के थ्रू सबकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है, ठीक है? जो लोग 3-3 दिन में एडिट करते थे, सब 1-1 दिन पे आ गए हैं, ठीक है? और काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम भी हैं, ये सारे तो ऑफ़िस में आते नहीं हैं, तो काफ़ी वर्क फ्रॉम होम लोग भी हैं,
तो वर्क फ्रॉम वालों का भी काफ़ी उन एज़ अ वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांसर या एज़ अ वर्क फ्रॉम होम जॉब या फिर एडिटर, इतनी अच्छी एफिशिएंसी होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक दिन में वीडियो कर दे रहे हो। लोग नहीं कर पाते, डिलीवरी नहीं कर पाते, जबकि हमारे एडिटर्स डिलीवर कर देता है विद द सेम स्केल एंड सेम लर्निंग फ्लो। यही लर्निंग फ्लो रखते हैं एडिटिंग में सेव होने का। सर अब एआई टूल्स भी आ गए हैं जो हमारे टाइम को थोड़ा बचा सकते हैं। हाँ, हाँ, एआई टूल भी काफ़ी अच्छे-अच्छे हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कुछ एआई टूल्स तो मैं सच बताऊँ ना हवा-हवा में है, ठीक है? जैसे मैं बताऊँ अब एक ऑटो कट करके है, ठीक है? अब यार आप एक बात बताओ आपने अब अच्छा टूल है, ठीक है? मैं बुरा टूल नहीं कह रहा। अब एक बात बताओ आपने जो वीडियो है उसको देखा ही नहीं, ठीक है? कि अच्छा मैं यहाँ ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। आपने पहली ही वीडियो में कट लगवा दिए, ठीक है? और उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से एडिट करते जा रहे हो। तो इससे आप अपनी स्किल ही नहीं दिखा पाए। अगर आप कहीं लगता था कि यहाँ पे मैं कुछ अच्छा-सा ही कि यहाँ पे एक थोड़ा-सा पॉज़ आया है आवाज़ में, तो यहाँ मैं थोड़ा पॉज़ देकर यहाँ मैं ऐसा कुछ बोलकर कोई क्लिप इंसर्ट कर सकता हूँ या फिर कोई बी-रोल लगा सकता हूँ, कोई जे का टेल कट इंसर्ट कर सकता हूँ, तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो पहले आप जब भी कोई टूल यूज़ करो ना, उससे पहले खुद उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, ठीक है? अगर मैं ऐसे बताऊँ सबसे ज़्यादा एआई कहाँ यूज़ हो रहा है करंटली बी-रोल्स निकालने में, एआई फ़ोटोज़ निकालने में, एसेट्स बनाने में, ठीक है? म्यूज़िक जनरेट करवाने में, साउंड इफ़ेक्ट जनरेट करवाने में काफ़ी यूज़ हो रहा है, ठीक है? आपको कोई नई चीज़ सीखनी है जैसे कोई एक्स्ट्रा कट वगैरह बनाना है तो उसके लिए सीख हो सकता है। बाकी एक काफ़ी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी हैं जो एआई को ठीक से सिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। अब काफ़ी लोगों को ना रनवे एमएल का प्रॉम्प्ट ही डालना नहीं आता है कि रनवे एमएल का प्रॉम्प्ट क्या डालें कि हमें परफेक्ट वीडियो मिले। तो भाई रनवे एमएल को इंटीग्रेट कर दो चैट जीपीटी के साथ। चैट जीपीटी को बता दो, हिंदी में बताओ, हिंदी में उसको लिखो कि भाई मेरे को ऐसे-ऐसे ये करना है, तो मुझे इसके लिए बेस्ट प्रॉम्प्ट दे पर रनवे एमएल के हिसाब से देना। तो पहले वो रनवे एमएल को अच्छे से एनालाइज़ करेगा, प्रॉम्प्ट देगा, फिर आप जो वो प्रॉम्प्ट जब रनवे एमएल को दोगे तो बेस्ट क्वालिटी की वीडियो निकाल के देगा। सबसे बेस्ट है कि जब जो जिस भी टूल को आप सीख रहे हो ना, उसको चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट कर दो। चैट जीपीटी बहुत स्मार्ट हो गया है आजकल, बहुत ज़्यादा। आप उसको हिंदी में लिख के दोगे, गुजराती में, अंग्रेजी में, किसी भी भाषा में लिख के दोगे, वो आंसर दे देगा बढ़िया। आपके क्या 5 एआई टूल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहे हों वीडियो एडिटिंग के फ़ील्ड में? भाई चैट जीपीटी पहला तो और चैट जीपीटी जहाँ तक है सब खा चुका है, ठीक है? चैट जीपीटी आइडियोग्राम का भी धंधा खा गया है, चैट जीपीटी स्क्रिप्ट राइटिंग का भी धंधा खा गया है, चैट जीपीटी वीडियो जनरेशन सोरा का भी सोरा तो उसका ही है खैर, रनवे एमएल का भी धंधा खाता जा रहा है, ठीक है? लेकिन जहाँ तक है चैट जीपीटी है, ठीक है? सोरा है, जो उसके अंडर ही है पर मैं मतलब पहले वो अलग था, ठीक है? इसके अलावा एक टूल है अभी रनवे एमएल है जो काफ़ी यूज़ करता हूँ, अलग-अलग उसमें काफ़ी टूल्स हैं, ठीक है? उसके हिसाब से आइडियोग्राम में काफ़ी यूज़ करता हूँ पिक्चर मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है? और इसके अलावा 5वां मेनली 11 लैब्स मेनली यूज़ होता है वॉइस चेंज साउंड इफेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए और अगर जैसे कुछ मान के चलो ये मेरे फेवरेट है जो मतलब डेली यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एआई टूल्स हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते पर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब उनके नाम मुझे एग्ज़ैक्टली आ नहीं रहे दिमाग में क्योंकि वो बहुत कम यूज़ होते हैं। मेरे पास सेव पड़े हैं लाइब्रेरी में पर वो इतने यूज़ होते नहीं हैं। हुँ, ऑडियो क्वालिटी के लिए एडोबी पॉडकास्ट। हाँ, एडोब पॉडकास्ट है। बट हाँ, मतलब द दाविंची में काफ़ी अच्छा फीचर है, उससे अच्छा ही है। तो एडोबी पॉडकास्ट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। उसमें वॉइस एक्सेलेरेशन करके फीचर है, उसको आप दबाते हो, उसमें ऐसा एडजस्ट कर लो और उसमें आपको जो भी इफ़ेक्ट लगाना हो, वो नीचे ही लग जाता है। अगर आपको बेस बढ़ाना है, बेस बढ़ जाएगा, बाकी चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे कभी एडोबी पॉडकास्ट के लिए इतना जंप करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। मेनली हो जाता है स्टूडियो में। हुँ, अच्छा क्या सर एक वीडियो एडिटर को एआई यूज़ करना चाहिए या नहीं? करो यार, बिना एआई यूज़ करे कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। एआई इंटीग्रेट करो, ठीक है? काफ़ी नई चीज़ें बना सकते हो एआई के थ्रू। जैसे हमने क्या किया था ना पिछली बार, एक एक वीडियो है, ठीक है? यूट्यूब पे अगर इंटरनेट 1 दिन के लिए चला जाए तो क्या-क्या होगा, ठीक है? और उसका मतलब अगर मैं यूट्यूब लेवल पे बात बताऊँ ना आपको, तो यूट्यूब लेवल पे 71% का 30 सेकंड रेट मतलब 30 सेकंड तक इतने परसेंट लोगों ने देखा और हमारी उस वीडियो का 70% निकला था। 70% काफ़ी बहुत अच्छा होता है। मतलब ओवर द टॉप चीज़ होती है, ठीक है? और वो उस वीडियो से निकाला था, उसमें स्टार्टिंग का पूरा पोर्शन हमने एआई से ही बनाया था। बी-रोल्स बनाना और उसके साउंड इफेक्ट्स भी हमने एआई से निकलवाए थे। हमने इवन रिपोर्टर की आवाज़ भी एआई से निकलवाई थी। और अब तो ख़ैर ये काम भी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो। गूगल व्यू 3 आने वाला है, उसमें जो आवाज़ है वही जो पिक्चर के साथ ही होके आएगी, तो वो भी यूज़ करो। मतलब एआई टूल्स छोड़ो मत यार, एआई टूल्स शायद हल्का-फुल्का यूज़ करो बट यूज़ करते रहो, हल्का-हल्का यूज़ करते रहो, ठीक है? बाकी एआई का भी धंधा नहीं खाएगा, टेंशन मत लो। राइट। अगर आपको दोबारा से वीडियो एडिटर का मास्टर बनना हो, वो भी सिर्फ़ 90 डेज़ में, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? वही वन शॉट देखूँगा,
कुछ सॉफ्टवेयर खोलूँगा, थोड़ा-सा टीना-टानी करूँगा, उसके बाद फिर कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियोज़ देखूँगा, उसके बाद जस्ट उनको कॉपी करूँगा और कॉपी करते ही करते 3-4 छेड़-छाड़ अपने आप कर दूँगा। छोटे-छोटे छेड़-छाड़ कर देंगे, जैसे कलर चेंज कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं टेक्सचर बढ़ा दिया, कम कर दिया, ऐसे करके कर दूँगा और बस यही है। उसके बाद क्लाइंट का प्रोजेक्ट उठाया और क्लाइंट ऐसे हैवी मत उठाना एकदम से, क्लाइंट छोटे उठाना स्टार्टिंग में, ठीक है? काफ़ी सर्वर्स ऐसे हैं, काफ़ी मेल्स ऐसी हैं जहाँ से आप क्लाइंट को रीच कर सकते हैं, ठीक है? तो क्लाइंट्स ऐसे उठाना, छोटे-छोटे क्लाइंट्स उठाना, उनकी वीडियो में थोड़ा-थोड़ा चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, अपने आप को टेस्ट करना उन वीडियोज़ में। क्लाइंट की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बाउंड होते हुए उन अच्छी चीज़ों को टेस्ट करना। बस दिस इज़ द फ्लो। 90 डेज़ से कम में सीख जाऊँगा ऐसे तो। या एग्ज़ैक्टली। तो सर क्या हमें अगर जॉब करनी है वीडियो एडिटिंग के फील्ड में, तो इसके लिए डिग्री मैटर करती है या हम बिना डिग्री का भी जॉब कर सकते हैं? ओनली योर पोर्टफोलियो मैटर्स और अब तो पोर्टफोलियो भी मैटर नहीं करता। आपको चीज़ दिखानी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ। मेरी एडिट करी हुई वीडियो किसी दूसरे के पोर्टफोलियो में पड़ी हुई है। मेरे यहाँ से हमारे जो यहाँ पे वीडियोज़ एडिट हो रही हैं, वो किन्हीं दूसरों के पोर्टफोलियो में पड़ी हुई हैं। तो अब तो पोर्टफोलियो पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते। अब आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है? जैसे हमारी कंपनी में तो मतलब ये है कि आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, बिना टेस्ट के नहीं दे सकते और टेस्ट मतलब मैं और ऑपरेशनल मैनेजर हैं, हम ही दोनों लेते हैं कि भाई अच्छा इसने स्पेलिंग गलत नहीं तो नहीं करी, इसने बात ज़्यादा नहीं करी, इसने इसने ये अरे ये चीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकती थी, यहाँ पे कलर बेकार यूज़ हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है। हम कमियाँ निकालते हैं, अच्छाइयाँ नहीं देखते उस समय, कमियाँ गिनते हैं। कमियाँ 10 से ऊपर गई एडिटर कैंसल, हमारे फ्लो ये रहता है। ऐसे ही होता है और जितने भी एडिटर हायर हुए हैं, ऐसे ही हुए हैं अभी, अभी तक। तो सर आप एक पोर्टफोलियो में क्या देखते हैं, किसको हायर करते हैं और किसको रिजेक्ट करते हैं? भाई देखो पोर्टफोलियो पहले देखते हैं। पोर्टफोलियो की क्वालिटी से पता लग जाता है कि एडिटर कैसा है, ठीक है? उसके बेसिक्स कैसे हैं? बंदे ने बहुत अच्छी मोशन ग्राफिक्स बना ली, बहुत अच्छी मतलब पूरी ऐसी बना दी कि बस अब तो सीधा क्लाइंट इसके पास ही आएगा और इसे बोल देगा वीडियो तू एडिट कर दे, लेकिन उसके बेसिक्स हिले हुए हैं। उसने वीडियो को ठीक से सेटअप ही नहीं किया। उसने जो आदमी है, उसको साइड रहने दिया, बीच में करा ही नहीं। रॉ क्लिप को एडजस्ट किया ही नहीं, कलर ग्रेड किया ही नहीं, कट कट छुपा ही नहीं और उसने मोशन ग्राफिक ऐसे-ऐसे बना दिए कि भाई साहब तबाही मचा दी। तो इस एडिटर को हम हायर नहीं करेंगे। क्योंकि उसको बेसिक्स क्लियर नहीं है। आगे जाके हमारे लिए दुखी बनेगा वो। उसको स्पेलिंग्स के बारे में नहीं पता है, स्पेलिंग्स वगैरह स्पेलिंग्स में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे एक स्पेलिंग के चक्कर में पूरी वीडियो दोबारा एंटर करनी पड़ जाती है, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है? तो पहले बेसिक्स देखेंगे, अच्छा बेसिक्स क्लियर है तो उसको कंसीडर करेंगे कि अच्छा ये ठीक है, इसको कर सकते हैं अपन। उसके बाद ये देखेंगे क्या उसमें एक एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है, क्या वो उसकी स्किल कौन-सी अच्छी है, उसके बेस पर फिर हम उसको पिक करते हैं। तो पोर्टफोलियो मेनली हम पोर्टफोलियो देखते हैं एडिटर के स्टार्टिंग इंप्रेशन के लिए कि अच्छा ये एक्चुअली हमारी वीडियो के लेवल का बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। उसके बाद फिर हम बनवा के देखते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो पे भरोसा नहीं कर सकते। लोग एक-दूसरे का पोर्टफोलियो चोरी कर रहे हैं, इस बात को मान लो। इसलिए अपना पोर्टफोलियो बचा के रखो, हर जगह ड्राइव पे लेके मत घूमो। अभी मैं बोलूँगा। एग्ज़ैक्टली। अगर आपको किसी को सर गाइडेंस देना हो कि क्या कैसे परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाया जाए, तो आपकी उनके लिए क्या गाइडेंस होगी? भाई पोर्टफोलियो छोटा बनाओ, भरो मत वीडियोज़, पोर्टफोलियो कम रखो और पोर्टफोलियो ना अब देखो वीडियो एडिटिंग का पोर्टफोलियो तो आपका मेनली वेबसाइट पे बनता है, ये आप ड्राइव पे बनता है। अगर ड्राइव पे बना रहे हो तो काफ़ी सॉर्ट करके अच्छे से बनाना। ऐसा नहीं कोई एक्सेप्ट नहीं करता है ड्राइव का पोर्टफोलियो, कर लेते हैं, ठीक है। मतलब लोगों ने बहुत हुआ बना रखा है, मतलब बहुत बहुत कचरा भरा हुआ है अभी इंडस्ट्री में। लोग अपना काम करवाने के लिए कुछ भी करता है, ठीक है। आराम से एक्सेप्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती वो ड्राइव के पोर्टफोलियो में। मैंने हर जगह ड्राइव का ही पोर्टफोलियो भेजा था, जहाँ भेजा था। और उन सबकी तरफ से पॉजिटिव रिप्लाईज़ ही आए, मतलब मेनली 80% से 85% को पॉजिटिव रिप्लाईज़ ही मिले। तो सही है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसमें भी एक सॉर्टिंग होती है। आप प्रॉपर सॉर्ट करो। आप हर चीज़ को सॉर्ट करके रखो कि अच्छा डॉक्यूमेंट्री टाइप की एडिट है मेरी इसमें, डॉक्यूमेंट्री टाइप की एडिट में फिर आप क्लाइंट के नाम भी लिखो। आप क्लाइंट के नाम दिखाओ वहाँ पे, ठीक है? कि इसका क्लाइंट का ये नाम है। अगर किसी क्लाइंट का यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल लिख के दो, ताकि उसको तो पता लगे अच्छा इसकी एडिट करी वीडियो यहाँ मुझे मिल जाएगी। अभी-अभी अपना करंटली जितना पोर्टफोलियो है सारा यूट्यूब पे डला हुआ है और सब टॉप रिजल्ट्स में, सब एडिटिंग क वीडियोज़ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं, ठीक है? तो क्लाइंट के पास कुछ और कोई कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं ना उसके पास कि काउंटर क्वेश्चन कर दे। उसके पास तो सब सामने है, वीडियो की परफ़ॉर्मेंस सामने है, उसके सामने क्वालिटी सामने है, एडिटर भी उसके सामने ही बैठा है। तीनों चीज़ें मिली थी टेक, टेक, टेक हायर दैट्स इट। तो चाहे पोर्टफोलियो बनाना हो, तो हर चीज़ को सॉर्ट करके रखो। शॉर्ट को, लॉन्ग को, डॉक्यूमेंट्री अलग, टॉकिंग हेड वीडियोज़ अलग, ऐसी टेक्निकल फ़ील्ड की वीडियोज़ अलग कर कर के आप अलग-अलग तरीके से सॉर्ट करो। एक ही चीज़ में मत भरो।
हर चीज़ को सॉर्ट करके रखोगे, तो बंदा आराम से आप उसको जैसी वीडियोज़ चाहिए होगी, उस तरह का पोर्टफ़ोलियो जाके आपका देख लेगा और आपको हायर कर लेगा या फिर आपको कंसीडर कर लेगा। हुँ, करेक्ट। आपने बहुत बढ़िया सर स्ट्रैटेजी बताई जिससे कि ट्रस्ट और भी ज़्यादा बन पाए कंपनी को अगर हम वो स्ट्रैटेजी यूज़ करें तो। तो सर मैं चाहूँगा कि आप बताएँ कि क्या सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट में, जो जॉब पाने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो? मैं देखो अगर किसी कॉर्पोरेट में जॉब चाहिए आपको, तो प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स ही है जो बेसिक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं लोगों ने। बट अगर आपके अंदर स्किल्स बहुत अच्छी है, अगर आपके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, तो नोबडी आस्क। आप कैपकट यूज़ कर लो, आप काइन मास्टर यूज़ कर लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? लेकिन वही काइन मास्टर का लोगो नहीं दिखना चाहिए नीचे, ठीक है? तो मैं दाविंची यूज़ करता हूँ। कभी भी प्रीमियर प्रो मैंने स एक बार यूज़ किया था कटिंग के लिए, वो भी मैंने आधी कटिंग छोड़ के उसको बंद कर दिया था। मैंने दाविंची में कटिंग कर ली। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और वो हो जाती है अपने आप। किसी एक सॉफ्टवेयर को पकड़ो, उसको मास्टर करो और इसमें कोई गैप नहीं है। बट अगर आपको इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेना है, आपको अच्छे लेवल पे काम करना है, आपको अच्छे-अच्छे लोगों के साथ डील करना है, तो प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स या तो ये मास्टर करो, या तो आप एफसीपी, फाइनल कट प्रो मास्टर करो, या तो आप दाविंची रिज़ॉल्व मास्टर करो। इन तीनों में से कोई एक मास्टर करो, ठीक है? और करंटली प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स इस स्टिल मैं कहूँगा कि अच्छा है, ठीक है? लेकिन अगर आप एक मतलब एक एडिटर हो, जो ट्रांज़िशन करना चाहता है, एक ज़्यादा अच्छी मतलब क्वालिटी एडिट में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है, जहाँ पे आपको माथा-फोड़ी कम करनी पड़े, तो दाविंची इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर एप्पल की मशीन है, तो आपके पास कोई और मतलब फिर किसी सॉफ्टवेयर पे क्यों ही जाओगे? आप फाइनल कट प्रो मास्टर करोगे, क्योंकि उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन अच्छी है। बट शिवम भाई ऐसा होता है कि अगर हम एक टूल मास्टर कर लें, एक सॉफ्टवेयर मास्टर कर लें, तो दूसरे को सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि आई थिंक 90% चीज़ें सेम ही होती है। हाँ, हाँ, सब सेम रहता है, जस्ट कुछ टूल्स अलग होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ ना, दाविंची में तो इतना अच्छा है कि आप उसमें ना मतलब आपने अलग से शॉर्टकट्स के प्रीसेट्स उसमें। आप फाइनल कट प्रो यूज़ करके शिफ्ट हो रहे हो दाविंची पे, तो उसके शॉर्टकट्स लगा लो साले। वो सारे के सारे शॉर्टकट्स उसमें शिफ्ट हो जाएँगे। ऐसे, प्रीमियर प्रो के शॉर्टकट शिफ्ट हो जाएँगे, सबके शॉर्टकट्स वैसे-वैसे शिफ्ट हो जाएँगे। तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, फीचर तो सब सेम ही रहते हैं, ऐसा कुछ लफड़ा होता नहीं। हुँ, तो क्या आप थोड़ा कलर ग्रेडिंग के बारे में बताइए, कैसे हम बेस्ट कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं अपने वीडियो में, इसका क्या फ़ॉर्मूला होता है? भाई कलर ग्रेडिंग का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। कलर करेक्शन का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। ये कलर ग्रेडिंग क्योंकि हमारी मतलब जो भी अपना इंडस्ट्री है, जिसमें इंडस्ट्री में हम वर्क कर रहे हैं, उसमें कलर ग्रेडिंग का इतना मतलब काम नहीं आता, ठीक है? बट कलर करेक्शन का काफ़ी काम रहता है, लाइक क्योंकि फुटेज अलग-अलग रहती है। तो बेसिक-बेसिक चीज़ें सीखो। देखो कलर ग्रेडिंग ना एक अपने आप में अलग फ़ील्ड होती है। कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट, वीडियो एडिटर सब अलग-अलग फ़ील्ड होती है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है किसी कंपनी में जाओ तो वहाँ पे वीडियो एडिटर सिर्फ़ कटिंग ही कर रहा है, सिर्फ़ कटिंग ही कर रहा है और कट्स हाइड कर रहा है। कहीं-कहीं ऐसा भी हो सकता है आप मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट के पास जाओ तो मोशन ग्राफिक्स भी कर रहा है और कलर ग्रेडिंग भी कर रहा है। तो ऐसे सबका अलग-अलग रोल होता है। तो कलर ग्रेडिंग मेनली आप कुछ-कुछ चीज़ों को चेक कर लो, हाइलाइट्स, शैडोज़, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशंस वगैरह, कर्व्स वगैरह को ठीक से मास्टर कर लो। बस उसे उतना ही काफ़ी होता है, कलर ग्रेडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वो सर कंपनी टू कंपनी डिपेंडेंट करती है ना? हाँ, डिपेंड करता है। अगर आप मान के चलो किसी आप ब्लॉक फुटेज पे काम कर रहे हो, आप किसी वेडिंग फोटोग्राफर या वेडिंग शूट्स के जो प्लान करते हैं, वहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, वहाँ वो भी बहुत अच्छा करियर है। मतलब वहाँ पे भी मैंने देखा है काफ़ी अच्छे-अच्छे पोस्ट पे लोग बैठे हैं, काफ़ी लोग मेरे कनेक्शन में भी हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ठीक है? तो उनको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है कलर ग्रेडिंग, उनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों को रिप्रेज़ेंट कैसे करना है, क्योंकि वहाँ यार किसी के इमोशन शो हो रहे हैं, समझ रहे हो? किसी के इमोशंस वहाँ पे उनको शो कर रहे हैं, तो उन इमोशंस को कलर के थ्रू शो करना, वो भी एक अपने आप में आर्ट होता है। तो इसका इसका मतलब प्रॉपर ज्ञान तो मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली। तो सर जैसे कि आपने बताया कि हम बड़ी-बड़ी कंपनी में जाते हैं तो हमें अलग-अलग रोल मिलता है। बट अगर हम कोई स्टार्टअप जॉइन कर लेते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ता है। जैसे कि हमें रील एडिटिंग भी आना चाहिए, लॉन्ग एडिटिंग भी आना चाहिए। जैसे उसमें स्टार्टअप में वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर हमें एक चीज़ आती है तो दूसरे वर्क को हमें अडॉप्ट करना चाहिए या हमें नो बोलना आना चाहिए? कैसे हमें ज़्यादा वर्क को टैकल करना चाहिए? भाई देखो, अगर आपका एटीट्यूड सिर्फ़ नो बोलने का है ना, तो फिर आप क्रिएटिव फ़ील्ड मत चूज़ करो, ठीक है? ऑब्वियसली आपको नो बोलना आना चाहिए, बट
वो तब होना चाहिए आपका, जब आपको लगे कि यार मेरा इससे काम अफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है? मेरी इससे कहीं कुछ बहुत ज़्यादा मतलब पर्सनल हेल्थ या कुछ इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है? लेकिन यार स्टार्टिंग में अगर आप किसी स्टार्टअप में जब आप काम करते हो, तो स्टार्टअप में जब आप काम करते हो तो आपको काफ़ी कोर चीज़ें पता लगती है सीखने को। आपको इवन आपकी सैलरी सामने बिल होते हुए दिखती है कि आपकी सैलरी इतनी बिल हो रही है और सैलरी वहाँ से वो ट्रांसफर बटन दबाता है और आपके बैंक में सैलरी आ जाती है। इतना ज़्यादा क्लोज़ रहता है सब कुछ मामला, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है सीखने को बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है? अगर आपके जो स्टार्टअप के पार्टनर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेकर आप उसी टाइप की चीज़ें अपने एडिटिंग में दिखा सकते हो, वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो, ठीक है? तो हमेशा नो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? अगर आप जब लर्निंग मोड में हो ना, जब आप बिल्कुल हाइपर लर्निंग मोड में हो, सिर्फ आप लर्न नहीं करना चाहते हो, उस समय आप काम कम करना चाहते हो, सीखना चाहते हो। अगर आप काम भी कर रहे हो तो आपका मेन मोटिव सीखना है, सीखने को लेकर आप काम करने बैठे हो, तो सब आप ना मत बोलो, उस चीज़ को उठाओ, उस चीज़ को करो, ठीक है? अपने आप को समझो क्या मैं ये कर पाऊँगा? कर अगर आपको लग रहा है हाँ, कर लूँगा, थोड़ा बहुत आइडिया है, कर लूँगा, तो ले लो। अगर आपको ऐसा लगे मैं नहीं कर पाऊँगा भाई, बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, इनका काम अटक सकता है, तो मत लो, ठीक है? लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके पास भी स्पेस है और मैं भी सीख सकता हूँ इससे और मेरे पास भी स्पेस है, तो वो मतलब उसके मेंटल सिचुएशन है, मैं कर सकता हूँ, तो पिक करो, ठीक है? ना मत बोलो, ज़्यादा ना मत नहीं बोलना चाहिए। ये आजकल के ट्रेंड्स के चक्कर में लोगों ने ना बोलना सीख लिया है और अपनी ग्रोथ रुकवा ली। हुँ, राइट। तो आपके अंडर में काफ़ी वीडियो एडिटर वर्क करते हैं। आपने अब तक क्या आपके एक्सपीरियंस से देखा है, क्या वीडियो एडिटर मिस्टेक करते हैं, जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? भाई एडिटर मिस्टेक करते हैं कट्स लगाने में, सबसे ज़्यादा, ठीक है? लोगों को कट्स लगाने नहीं आते हैं। उसके बाद एडिटर मिस्टेक करते हैं अ, मेनली चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करने में। उनको यही नहीं पता कि एडिट क्या करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है, ठीक है? और ये मैं सही बताऊँ ना तो इसके पीछे भी ऑब्ज़र्वेशन का ही हाथ है, ठीक है? आपको ऑब्ज़र्वेशन पता होने चाहिए। आप देखो कि अच्छा वो यहाँ पे एडिट कर रहा है, उसने ऐसे पॉइंट पे ये कहा, तो मैं भी ऐसे पॉइंट पे ये कहूँगा, तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है? और ये तो बेसिक्स होते हैं, तो स्केलेटन होता है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होता है। लेकिन एडिटर्स मेनली यही गलती करते हैं, उनको यही नहीं पता होता कहाँ क्या लगाना है। जहाँ कोई मोशन ग्राफिक्स दिखाना होता है, वहाँ उसको टेक्स्ट से शो कर देते हैं, तो वो समझ ही नहीं आता। आप ये देखो कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप सामने वाले को कैसे समझा सकते हो, उसको वैसे समझाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप एक क्लिप एडिट करने बैठे और आपको ये लगा कि भाई यहाँ तो बहुत तगड़ा कुछ वो बन जाएगा, मोशन ग्राफिक्स यहाँ तो मैं बिल्कुल ऐसे-तैसे ही कर दूँगा, सामने वाले की देखने वाला बोलेगा भाई क्या एडिट किया है, ठीक है? और एक समझदार एडिटर आया, समझदार एडिटर ने देखा कि अच्छा यहाँ पे ये क्लिप है। यार यहाँ पे क्लिप मत लगा, यहाँ पे ना ऐसे कुछ करते हुए ये मूवी की क्लिप लगा दे, वो ज़्यादा रिलेटेबल रहेगी। तो यहाँ पे ना रिलेटेबिलिटी के ऊपर काम किया कि जो व्यूअर है, ठीक है? जो व्यूअर है, वो उसको देख के रिलेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? मैं 2 क्लिप चला दूँ, एक क्लिप में कोई मूवी की क्लिप है, ठीक है? एक वीडियो में कोई मूवी क्लिप है और एक वीडियो में कोई मोशन ग्राफिक्स है। बंदा किससे कनेक्ट करेगा? मूवी की क्लिप से कनेक्ट करेगा। ऑब्वियसली क्योंकि उसने मूवी देखी है, उसने इसको समझा है। एट लीस्ट मूवी को नहीं जानता है, वो ऋतिक रोशन, शाहरुख खान को तो जानता है, समझ सकता है। आमिर खान को जानता है वो, जीतू भैया को जानता है, उसी को रिलेट करेगा। तो रिलेटेबिलिटी फैक्टर समझे, ठीक है? ऑब्जर्वेशन सीखे और कहीं उसने देखा कि भाई यहाँ पे इसको मोशन ग्राफिक्स समझाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे इसको सिखाना पड़ेगा कि भाई मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ये ऐसे काम करता है, फिर ये ऐसे पहुँच जाता है। तो वहाँ पे मोशन ग्राफिक्स दिखाने पड़ते हैं। वहाँ बी-रोल से काम नहीं चला सकते। तो यही होती है ऑब्जर्वेशन, यही होता है व्हाट, वेयर एंड हाउ। व्हाट, व्हाई, हाउ नहीं, व्हाट, वेयर एंड हाउ ये समझना, ठीक है? क्या करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है, ठीक है? ये चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और एडिटर मेनली यही गलती करता है। सारे एडिटर मैं कह रहा हूँ जो रेलेवेंट एडिटर है ना, वो भी ये गलती वही गलती करते हैं मेनली ये। क्योंकि बाकी को तो एडिटिंग आती ही नहीं है उतने अच्छे से। तो जो इनको आती है वो भी ये नहीं पता उनको ये नहीं पता एडिट करना क्या है, कहाँ करना है, ठीक है? और मेनली प्रो एडिटर्स भी कहीं-कहीं गलती करते हैं ये वाली, ठीक है? मैं भी कोई दूसरा-धुला नहीं हूँ, मैं भी गलती कर देता हूँ कभी-कभी। आलस के चक्कर में कुछ-कुछ चीज़ें काट देता हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ें हर कोई करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो स्किल आती ही नहीं, वो स्किल आपको आनी चाहिए। हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो सर जैसे कि हमने अगर वीडियो एडिटिंग सीख ली, अगर हमें एक जॉब आना है किसी कंपनी में, वीडियो एडिटिंग कंपनी में, तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए जॉब आने के लिए? भाई सबसे पहले तो एक अच्छा एडिटर बनो, ठीक है? जैसे थोड़ा-सा मतलब मैं बताऊँ मतलब ये होता है ना
कोई चीज़ आने से पहले उसके काबिल बनना पड़ता है, ठीक है? तो वही बनो पहले। आप पहले उस चीज़ को सीखो। आप कभी किसी एक कंपनी को टारगेट मत करके चलो स्टार्टिंग में, ठीक है? स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कर भी सकते हो, मतलब ऐसे नहीं कह रहा, आपका अल्टीमेट गोल है वो कंपनी को टारगेट करना, आप करो। लेकिन उस स्टार्टिंग में आप ये सोचो कि भाई मैं तो आज आज मैंने वेटिंग करी है, 2 महीने बाद गूगल में काम करूँगा, ठीक है? वो नहीं कर पाओगे आप, कोई नहीं कर पाएगा। तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए अपना खुद का एक वर्कफ़्लो बनाना होता है। आप समझो गूगल में मेनली मोशन ग्राफिक्स पे काम होता है, स्टोरी टेलिंग पे काम होता है, ठीक है? यही मेनली 2 चीज़ों पे काम होती है, चीज़ों को शो कैसे करना है उसमें स्टोरी टेलिंग काम आती है। प्रोडक्ट शोकेस, मोशन ग्राफिक्स और स्टोरी टेलिंग। तो ये आया, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इन-इन कंपनीज़ में काम इन-इन कंपनीज़ उस गूगल से रिलेटेड कंपनीज़ देखो, आईटी कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनी में वीडियो एडिटिंग के पोस्ट देखो, उसके हिसाब से अपने को प्रिपेयर करो। आप अपने आप को टेक वीडियोज़ के लिए प्रिपेयर करो, चीज़ों को आप कैसे दिखा सकते हो, मोशन ग्राफिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्टोरी टेलिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। गूगल के लिए बता रहा हूँ मैं एग्ज़ाम्पल लेके, ठीक है? तो वो चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप उन चीज़ों को वर्क करो। चीज़ों वर्क किए फिर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। आप सीखोगे, अच्छा मैं अब आपने मान के चलो 4 से 5 वीडियो एडिट करके अपने पास रख ली, कि भाई ये मेरे पास अब पोर्टफोलियो में शो कर सकता हूँ। उसके बाद आप कंपनीज़ को रीच करो, वहाँ पे उन कम वीडियोज़ को दिखाओ। वो कंपनीज़ अगर आप अच्छे हो गए, आप सच बताऊँ, कंपनी आपको रिजेक्ट तभी करती है जब आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते। अगर आप डिज़र्व करोगे तो ऑब्वियसली कंपनी आपको हायर करेगी। आपको अगर रिजेक्ट कर रही है कंपनी तो उसका ऐसा पॉजिटिव नोट लो कि भाई हाँ, ठीक है, अब मुझे और वर्क करने की ज़रूरत है, अभी मैं गूगल के लेवल का नहीं हुआ हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ पे काम करो, फिर गूगल के लेवल तक जाओ। और क्या प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना चाहिए जैसे लिंक्डइन हो गया या इंस्टाग्राम? भाई लिंक्डइन पे कर सकते हो, बट लिंक्डइन पे नहीं आता है मतलब रिस्पॉन्स अच्छा, ठीक है। अगर आपको जैसे मैं बताऊँ, मेरा जब मैंने कंपनीज़ में अप्लाई करना शुरू किया था, मैं तो इंस्टाग्राम ही ऐसा हो गया था, हर पोस्ट ही हायरिंग आ रही थी। हर ऐड ही हायरिंग का आ रहा था। तो हायरिंग मैंने झमाझम सिर्फ़ अप्लाई अप्लाई किया मैंने। लेकिन मेनली नौकरी डॉट कुछ बेसिक्स जो है ना, जो बेसिक प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, स्टार्टिंग में जॉब पाने के लिए भी रेटिंग में, आप नौकरी डॉट कॉम और अभी जॉब जॉब है, ठीक है? और नौकरी मतलब ऐसे कुछ अजीब-अजीब से नाम हैं, इनको आप इनकी आप प्लेटफ़ॉर्म पे जा सकते हो, ठीक है? इंडीड भी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से काफ़ी कनेक्शंस आते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो, मेल के थ्रू अप्रोच करो कंपनीज़ को, बड़े-बड़े जो एजेंसी चलाते हैं उनको अप्रोच करो। वहाँ से अच्छा खासा पोर्टफ़ोलियो जमा करो, पोर्टफ़ोलियो को अच्छे से मास्टर करो, उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके मतलब उन जगहों को ढूँढो जो गूगल की एडिटिंग करते हैं, ठीक है? अब ऐसा नहीं कह रहा, हर कंपनी ऐसा कभी नहीं करती कि वो सारे बंदे अपने पास बिठा के रखती है। स्मार्ट डिसीज़न यही होता है कि कोर बंदे बैठाए जो उन चीज़ों को मैनेज करे, और जो बाकी हैं वो कोई दूसरी एजेंसी सँभाल रही है, फ्रीलांस पे काम कर रहे हैं ऐसे। तो उन उन जगहों को फिर सीक करो, उनको ढूँढो। अब इसमें मेहनत लगेगी यार, अब मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ बता दे रहा हूँ, तुम फॉलो कर लो, हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं जो तुम पे डिपेंड करते हैं, कैसे हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों को फिर देखो, ढूँढो, फिर उनके पास जाओ इंटरव्यू देने। उन अगर तुम्हें उस लेवल का हो गया होगा तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, नहीं हुआ होगा तुम्हें दोबारा प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए अप्लाई करना है, हार नहीं माननी, ठीक है? क्रिएटिव फील्ड स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा दुःख देती है, ठीक है? मैं बताता हूँ, देखो कभी भी तुम प्रोग्रामिंग में जाओगे ना, तो एड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले जो होता है ना, सारा दुःख हो जा तुम्हारा उसके बाद दुःख होना शुरू होता है, उसके उसी 2 मंथ बाद दुःख होना शुरू हो जाता है, ठीक है? प्रोग्रामिंग से पहले ही तुम्हें सब सीखना पड़ता है, उसके बाद ही तुम्हें प्रोग्रामिंग मिलती है। लेकिन एडिटिंग में ना तुम्हें बेसिक सीखना है, कंपनी में जाना है, कंपनी में जाने के बाद तुम्हारा इसलिए स्ट्रगल ही होता है कि यार अब मैं ये कैसे करूँ? अब मैं ये कैसे करूँ? ये तो मुझे आता ही नहीं है, ठीक है? उन चीज़ों को फिर समझते हो, ठीक है? तो एक्चुअली एडिटिंग की लर्निंग ही जॉब के साथ शुरू होती है। यही जो है मूल है, ठीक है? यही जो है बेस है इस फील्ड का, क्रिएटिव फील्ड का मेनली। गॉट इट। आपके पास सर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है एक कंपनी में, वीडियो एडिटिंग की कंपनी में। तो आपको सर आप बताइए कि क्या हार्श रियलिटी है एक जॉब मार्केट की वीडियो एडिटिंग के फील्ड में, जो हम लोग अनअवेयर हैं, जो नए वीडियो एडिटर हैं जिन्हें नहीं पता? जो अच्छे एडिटर है ना, वो ना छुप गए हैं, ठीक है? या वो निकल चुके हैं बाहर। बाहर मतलब फॉरेन क्लाइंट्स डील कर रहे हैं, ठीक है? और जो कंपनीज़ है ना, वो जिनको भी आ रही हैं, जो भी एडिटर उनके पास आ रहे हैं, वो एडिटर अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है? इसलिए ना काफ़ी एडिटर्स ऐसे हैं जिनको जॉब मिलती ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि उनके पास स्किल ही नहीं है, ऑब्वियसली अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया। तो जो अच्छे एडिटर्स हैं ना, उनको ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा है। उसके पीछे 2-3 रीज़न हो सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स,
ठीक है? आउटरीचिंग कैपेबिलिटी, ठीक है? मेनली ये 2 रीज़न्स होते हैं, ठीक है? इसके अलावा कुछ और रीज़न्स होते हैं, लाइक किसी एक स्किल में प्रॉपर्ली वीक होना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट ये मेनली 2 रीज़न की वजह से बंदा पीछे रह जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा समझ के अब मैं आपको बताऊँ, अच्छे एडिटर्स को अच्छी कंपनीज़ नहीं मिल रही हैं और अच्छी कंपनीज़ को अच्छे एडिटर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है बीच में, ठीक है? लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और दोनों को गलत-गलत चीज़ें मिल रही हैं। लाइक 50-50, 100-100 रुपए में एडिटिंग कराने वाले लोग अच्छे एडिटर्स को मिल रहे हैं। वो लोग एडिटर वहाँ काम भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें काम करना है, उससे उन्हें उस चीज़ से प्यार है, उसे एडिटिंग पसंद है, पैशन है उसका, वो उसमें थकता नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैंने भी किया है इसलिए बता रहा हूँ। तो और जो अच्छी कंपनीज़ हैं, वो अच्छा प्राइस देने को तैयार हैं। वो अच्छे प्राइस दे रही हैं एडिटर्स को, बट एडिटर अच्छा नहीं है, उससे जस्टिस नहीं कर पा रहा है, एडिटर धोखा दे दे रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वो चीज़ भी जस्टिफाइड नहीं है। तो भाई ये बहुत बड़ी हार्श रियलिटी है और इसको कवर अप होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इसके पीछे एक ही रीज़न है, बस आउटरीच करते रहो भाई। अगर तुम्हें लगता है ना तुम एक अच्छे एडिटर हो, तुम्हें लगता है जस्ट, ठीक है? तुम्हें लगता भी है ना तुम एक अच्छे एडिटर हो, तो आउटरीच करो, मेल करो, जॉब करो, ठीक है? और फ्रीलांस हो ना, तो कभी इस चीज़ से डरो मत कि तुम्हें जॉब नहीं करनी है तुम्हें कभी भी। जॉब करो, प्रेशर सीखो, प्रेशर कैसे लेना है, ठीक है? अगर तुम प्रेशर नहीं ले पाओगे तो फ्रीलांस में दबके ही रह जाओगे, ठीक है? बहुत लोगों को मैंने देखा फ्रीलांस उठा के और उसके बाद नहीं कर पाते कुछ, वहीं की वहीं दबके तले रह जाते हैं। उनके क्लाइंट्स उनको गालियाँ देते रहते हैं क्योंकि उनका पैसा खा के बैठे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को भी समझो, ठीक है? कि कैपेबल बनो और कभी डरो मत, ठीक है? कभी अगर ये माइंडसेट लेके बैठोगे ना, यार मैं तो जॉब करूँगा नहीं, मेरे को मैट्रिक्स से बाहर निकलना है। अबे तुम मैट्रिक्स में ही हो, मत भा इससे क्या निकलोगे बाहर निकल के? तो समझो, तो अपने आप को कैपेबल तो बनाओ, ये रहता है मेनली। तो कैपेबल बनो, उसके बाद आउटरीचिंग करो। तुम्हें बोलना नहीं आता तो मेल करके लिख दो यार। तुम्हें मे अब तो चैट जीपीटी इतना एडवांस, बहुत एडवांस हो गया है, तुम उससे बात करोगे ना, वो तुम्हारा बात करने का तरीका सीख जाएगा। उसके बेस पे तुम्हारा इंग्लिश में तुम्हारा मेल भी क्राफ्ट करके वो बना भी देगा मेल, तुम्हें सिर्फ क्लाइंट का नाम डालना है, उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, कुछ सैंपल्स वीडियोज़ डालनी है और उसको दे देना है। ये रहता है मेनली। एब्सोल्युटली। ये सिर्फ़ वीडियो एडिटिंग स्किल इनफ नहीं है अगर हम एक बढ़िया कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं। तो इसके अलावा भी हमें कुछ स्किल सीखनी चाहिए जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गई, कोई और स्किल हो गई। तो आपके हिसाब से क्या स्किल एक वीडियो एडिटर को आनी चाहिए वीडियो एडिटिंग के अलावा? भाई ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? उसके बाद डिज़ाइनिंग सेंस होना चाहिए, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग होना चाहिए। उसको आनी चाहिए ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, उसको पता होना चाहिए फ़ोटोशॉप कैसे काम करता है, उसको पता होना चाहिए एक अच्छा डिज़ाइन बनाना, ठीक है? और स्टोरी टेलिंग, ठीक है? कलर्स की नॉलेज होनी चाहिए उसको, ठीक है? मेनली ये 4 चीज़ें होती हैं, इसके अलावा 5वीं स्किल्स हो गई है एआई टूल्स को समझना, अभी अभी नई-नई जुड़ी है 2-3 सालों से। तो ये 5 चीज़ें जो आप मेनली सीखोगे धीरे-धीरे करके आपका हो जाएगा। कम्युनिकेशन भी उसमें से एक है। 5 6 हो गई, मतलब टोटल 5 हो गए। तो ये आप सीखो। बाकी यार देखो, अगर आप इस फ़ील्ड में सच में इंटरेस्टेड हो ना, तो कभी भी आपको इन चीज़ों को फ़ोर्स करना नहीं पड़ेगा, ये आपके अंदर आती चली जाएँगी। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर ये चीज़ें कब आ जाएँगी, ठीक है? तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बस आपको डेडिकेटेड रहना है एक फ़ील्ड को लेकर, आपको उसको समझना है, समझने पे ध्यान देना है। कॉपी कर लोगे, उसके बाद इंस्पिरेशन पे ध्यान दो। इंस्पायर होके चीज़ें करो, ठीक है? कड़वा सच है भाई, आजकल जो भी नई चीज़ बना रहा है, उसकी खुद की कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं है। कॉपी ही होती है हर चीज़। हर चीज़ ही कॉपी होती है। जब तक फ्रूटी नहीं बनती, तो माज़ा वाले को आइडिया आता ही नहीं कि फ्रूटी जैसा भी कुछ बना सकते हैं। ऑब्वियसली यही है। राइट। अगर कोई 2025 में वीडियो एडिटिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? क्या उन्हें आना चाहिए वीडियो एडिटिंग के फील्ड में? क्या स्कोप है? अगर वो वीडियो एडिटिंग की जॉब करते हैं, तो स्टार्टिंग में कितना अर्न कर सकते हैं? और अगर वो टॉप पर पहुँच गए, तो वो कितना अर्न कर सकते हैं? भाई देखो, टॉप का तो कोई मार्क नहीं है, ठीक है? टॉप का कोई मार्क नहीं है सच में। अ, द ओनली थिंग मैटर्स इसकी आपका क्राउड कैसा है, ठीक है? क्राउड ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी, आपका क्राउड कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या आपका क्राउड आपसे अच्छी डील्स निकाल पा रहा है? अगर वो आपसे अच्छी डील्स निकालेगा तो आपके अंदर भी उससे अच्छी डील्स निकालने की लालसा आएगी, तो आप निकालोगे, ठीक है? बेस और देखो, स्टार्टिंग में अभी 2025 में अगर आपको सीखना है तो मैंने आपको फ्लो बता ही दिया है। सबसे मतलब मैंने फ्लो एक्चुअली देखा है और मैंने फ्लो जिसको दिया है वो जल्दी उसने सीखा भी है, ठीक है? और सीख के उस चीज़ को मोनेटाइज़ भी की है, ठीक है? तो ये सबसे आसान है। बाकी देखो, अगर आपको ठीक से डिटेल में ही सीखना है कि भाई, अब आपका देखो लर्निंग का अलग-अलग होता है। सबका किसी का होता है कि उसको काम करने से सीखना पसंद है और किसी को काम से पहले सीखना पसंद है फिर करना पसंद है।
तो इसको काम करते-करते सीखना पसंद है, तो उनके लिए मैं आपको यूट्यूब चैनल्स बताता हूँ। डोप मोशंस आप सीख सकते हो। डोप मोशंस हो गया, अजय के मीना, डाविंची गुरु, ठीक है? कंट्रोल ज़ी, मतलब मेनली ये सब डाविंची में ही सिखाता है, ठीक है? तो ये वो लोग हैं जो काम करते-करते जिनसे आप सीख सकते हो। और अगर आपको पहले सीखना है, फिर आपको काम करना है, तो जीएफएक्स मेंटर्स, कैसी फेरिस, डैनियल वेटल, इनका पहले आप इनसे सीखो, फिर आप काम करो। दोनों मैंने अप्रोच बता दिए। और सीखने में ना आप टाइम इन्वेस्ट करो स्टार्टिंग में, और काम करते-करते भी सीखते रहो। लेकिन स्टार्टिंग में वो चीज़ें सीख लो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रही हैं, ठीक है? हर चीज़ स्टार्टिंग में सीखी उसके बाद सिर्फ वेट करोगे ना, यार मैं कर लूँगा, कोई नहीं, पहले सीख लेता हूँ, तो नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस लेके आओगे तो सब हो जाएगा। बेसिक सा अगर आपको फ्लो बताऊँ, तो पहले आप एक वन शॉट देखो, उस चीज़ को समझो, फ़ील्ड को समझो कि आप उस फ़ील्ड में सूट करोगे, नहीं करोगे, ठीक है? उस चीज़ को ट्राई करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे यूट्यूब पे देख के सीख लो, तो यूट्यूब पे देख के समझ जाओगे कि भाई ये मतलब ये तो नहीं करना मुझे भाई, ये तो एडिटिंग का काम है, इसमें तो क्लाइंट फ्रॉड कर जाते हैं, ये तो मैं नहीं करूँगा। तो ऑब्वियसली तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है? हर क्लाइंट फ्रॉड नहीं होता, बहुत अच्छे-अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है? तो चीज़ों को ट्राई करो, सीखो, समझो, उसके बाद फिर धीरे करके प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ें करना सीखो, चीज़ों को कॉपी करना सीखो स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर क्लाइंट्स उठाओ, पिक करो, क्लाइंट्स को श शु धीरे-धीरे सर्व करना शुरू करो, ठीक है? और सबसे फर्स्ट एंड स्टेप है, सीखो पहले अच्छे से मतलब पूरा ऐसे सीखना नहीं कि तुम्हें बिल्कुल सॉफ्टवेयर मास्टर ही करना है, तुम्हें 100% सॉफ्टवेयर आता है पर तुम्हें क्लाइंट ही नहीं है, क्या मतलब है? ठीक है? तो सॉफ्टवेयर को इतना सीखो जितने की ज़रूरत है। उसके बाद काम-वाम करो और अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स पे काम करो, जैसे कम्युनिकेशन, डिज़ाइन सेंस वगैरह, इन चीज़ों पे काम करो मेनली। अभी 2025 में तो यही है, और एआई बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल। एआई को साथ-साथ लेके चलो। हुँ, एग्ज़ैक्टली। आपने स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग किया या जॉब? भाई मेरा ये बहुत जंपिंग जैक था, मतलब जंपिंग चल रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैं काम कर रहा था तो वहाँ पे मैं वन मैन आर्मी था। ठीक है, वन मैन आर्मी मतलब कि मुझे एड्स भी मुझे ही लगाने हैं, मेरे को डिज़ाइन भी खुद ही बनाने हैं, मेरे को एडिटिंग भी खुद ही करनी है, मेरे को कॉपीराइटिंग भी खुद ही करनी है। उसके बाद मेरे को क्लाइंट से अप्रूवल भी खुद ही लेना है, उससे पेमेंट भी करवानी है, सब मेरा ही काम। तो बहुत थोड़ा बहुत आइडिया था मेरा, जॉब भी थी तो पहला एक्सपोज़र तो मुझे वहीं मिला। चाहे कैनवा के थ्रू एडिटिंग का एक्सपोज़र मिला पर मिल गया। उसके बाद फिर मैंने फ्रीलांस के साथ-साथ जॉब करी, फिर मैंने सिर्फ फ्रीलांस किया, उसके बाद मैं दोबारा अब जॉब में आया और अभी जॉब में मैनेजमेंट पोस्ट पर हूँ। मतलब कि ऐसा है कि मैंने जॉब से ही स्टार्ट किया, उसके बाद ही मैंने फ्रीलांसिंग पिक करी। अच्छा, अगर कोई वीडियो एडिटर फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए आपकी क्या टिप्स होगी? उन्हें कैसे फ्रीलांसिंग करना चाहिए? भाई फ्रीलांस के लिए टिप ये है कि क्लाइंट देखो, एडिटिंग आ रही है ना, अब तक बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट हम ये मान रहे हैं कि एडिटिंग आपको आती है। तो फ्रीलांस के लिए आपको क्लाइंट से डील करना आना चाहिए, ठीक है? कि आप क्लाइंट से बात कैसे कर रहे हो? मेन वही अगेन कम्युनिकेशन स्किल आ गई है यहाँ पे। तो आपको क्लाइंट से बात करनी आनी चाहिए कि आप क्लाइंट से पिच कैसे कर रहे हो, उससे बात कैसे कर रहे हो, उसको समझा कैसे रहे हो। और वैसे एक अच्छा हैक बताऊँ ना आपको, अगर फ्रीलांस से क्लाइंट लाने का, तो आप नौकरी या जॉब है जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे ही जाओ, ठीक है? अपना अपना भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, इन पे जाओ, वहाँ पे जॉब्स के लिए ही वो अप्लाई करो और उनसे फिर बाद में कॉल पे आप बात करके डिस्कस कर सकते हो। तो जो कुछ-कुछ लोग जो होते हैं, जो स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं, फ्रीलांस के लिए मान जाते हैं, उनसे आप बात कर सकते हो, ठीक है? तो अ ये भी चीज़ आप कर सकते हो क्लाइंट्स लाने के लिए। मेनली देखो, फ्रीलांस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्लाइंट्स लाना। मेल करो, आपको एक अच्छा-सा मेल क्राफ्ट करना आना चाहिए, आपको मेल के बाद उससे बात करनी आनी चाहिए, आपको एक्स्ट्रा रिप्लाई कैसे करना है, उससे बातचीत कैसे करनी है, वो सब आना चाहिए आपको, ठीक है। एडिटिंग के अलावा अगर आप सिर्फ कम्युनिकेशन भी सँभाल लेते हो और उसमें मैनेजमेंट स्किल आपको आ जा रही है, तो फिर आप फ्रीलांस भी आराम से हैंडल कर लोगे। आई थिंक सेल्स स्किल भी इम्पोर्टेंट होती है ना, जिससे कि अगर हम ये स्किल सीख लें, तो हम अपने वीडियो एडिटिंग सर्विसेज़ काफ़ी ईज़ी वे में सेल कर सकते हैं। हाँ, हाँ, सेल्स वही कम्युनिकेशन के थ्रू ही सेल्स को कवर कर लिया मैंने, कि कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए तभी आपको सेल्स करनी आएगी। अगर आप समझा ही नहीं पाओगे, अगर आपको यही नहीं पता होगा पेन से क्या करना है, तो आप पेन कैसे बेचोगे? हुँ, गॉट इट। कैसे हम अपने वीडियो एंड ऑडियो की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं? भाई क्लाइंट से बोलो अच्छा शूट करे। सबसे पहला तो ये है कि क्लाइंट को बोलो कि आप अच्छा शूट करो, जब तक आप अच्छा शूट नहीं करोगे, मैं अच्छा रिकॉर्ड एडिट कैसे करूँगा? ठीक है? अच्छे शूट के बाद फिर आपके पास मार्जिन बनता है। मार्जिन आपके पास बन जाता है अच्छी कलर ग्रेडिंग का, क्योंकि ना प्रॉपर लाइटिंग में अगर जब एडिट वीडियो रिकॉर्ड होगी, तभी तो एक अच्छी कलर ग्रेडिंग हो पाएगी, कलर करेक्शन हो पाएगी। जब एक अच्छे माइक से रिकॉर्डिंग हो रखी होगी, अच्छे से किसी छोटे माइक से भी हो जाएगा, पर माइक से रिकॉर्डिंग तभी तो आप उसपे अपना साउंड उसको प्रॉपर कर पाओगे, ठीक है? और यही है मेनली, मतलब बेसिक तो यही है ना, रूट तो यही है। देखो, आप अगर
रूट यही है कि क्लाइंट से शूट अच्छा लो, ठीक है? और पेड़ की जो जड़ है, वो क्लाइंट से वीडियो अच्छा लेना और पेड़ की जो ब्रांच है, वो होती है आपकी क्वालिटी। आप क्या कर पा रहे हो उसपे? आप उसमें क्या क्वालिटी एडिशन कर पा रहे हो, ठीक है? तो आप रूट को ही बोल दो, आप रूट में अच्छे से पानी डाल दो, तो आपको ऑब्वियसली ब्रांच अच्छी मिलेगी, हरी-भरी ब्रांच मिलेगी। तो यही है कि आप एक अच्छा शूट लो। अच्छा लाइटिंग, अच्छा माइक, अच्छे एंगल्स, ठीक है? और बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा कट्स नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? वैसे मैं सच बताऊँ बहुत केस आते हैं, बड़े से बड़ा क्लाइंट भी है, हमारे पास 10 मिलियन का क्रिएटर भी है। 10 मिलियन का क्रिएटर भी बहुत बार लटकता है, बहुत अब्रप्ट कटिंग होती है, ठीक है? उसको सँभालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। छोटे से छोटा क्रिएटर भी, बड़े से बड़ा क्रिएटर भी बहुत अटकता है बोलने में। तो ऑब्वियसली आपको आना चाहिए, लेकिन उनकी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है, ठीक है? और वो भी इस चीज़ को समझेंगे। मतलब समझते हैं तो वो चीज़ को रिकॉर्ड करके बार-बार रीटेक भी करते हैं, ठीक है? तो उनको आप समझाओ पहले कि भाई ये है और उसके बाद फिर आप अपने को स्किल्स वगैरह पे उसको फर्निश करो, परसे उसपे पॉलिश करो। अंडरस्टूड। कैसे हम अपनी वीडियो एक प्रो वीडियो एडिटर की तरह एडिट कर सकते हैं? अच्छा, भाई देखो, प्रो एडिटर की तरह वीडियो एडिट करना, हाँ, ये तो आपने कोई अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपकी बात। अच्छा तो सारी क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से हट के क्वेश्चन है, ठीक है? तो भाई देखो सबसे पहले ना मैंने आपको पहले ही बताया ऑब्ज़र्व, कॉपी, इंस्पायर एंड क्रिएट, ठीक है? ऑब्ज़र्व करो कि वो क्या बना रहा है, उसने क्या बनाया है, उसको कॉपी करने की कोशिश करो, उसमें कुछ चेंजेस करो, उसमें कुछ चेंजेस करोगे तो वो इंस्पिरेशन हो जाएगी और इंस्पिरेशन के बाद उसके बाद इंस्पिरेशन आपको आ गई, अब आपने यहाँ से इंस्पिरेशन ली, यहाँ से इंस्पिरेशन ली, यहाँ से इंस्पिरेशन ली, यहाँ से ली, चारों को उठाया, एक चीज़ में डाला, एक नई चीज़ बन के निकल गई, बस। ये होता है प्रो वीडियो एडिटर की तरह एडिट करना। यही करना, ठीक है? सबसे पहले आपने 4 एग्ज़ाम्पल आपने 4 आपको 4 बंदे बहुत पसंद हैं, ठीक है? मेरे को जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? मुझे ज़्यादा फॉरेन क्रिएटर देखता नहीं हूँ मैं, बट मैं बता रहा हूँ। मुझे इमान गाज़ी, अली अब्दाल, मिस्टर बीस्ट और एक्स-वाई-ज़ी, एक्स-वाई-ज़ी कोई भी, ठीक है? ये 4 है, बैनी प्रोडक्शन, ठीक है? 4 ही ये बंदे हैं। आप इन क्रिएटर मान के चलो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ईमान गाज़ी देखूँगा, अच्छा अरे यार! इसने ये आँख वाले इफ़ेक्ट बहुत अच्छा बनाया। ठीक है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ। मैंने क्रिएट किया। क्रिएट करके वहाँ पे उसमें थोड़े चेंज कर दिए, तो वो कुछ अच्छा-सा अलग-सा बन गया। कॉपी भी नहीं लग रहा है और नया भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो वो क्या हो गई, इंस्पिरेशन हो गई वो। बनाया ऐसे ही अली अब्दाल, अरे यार अली अब्दाल का ये वाला इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लगा, कॉपी, ट्विक किया, ये बन गया इंस्पिरेशन, डन। ये आया, कौन आया, मिस्टर बीस्ट आया, मिस्टर बीस्ट में से अच्छा मुझे ये इफ़ेक्ट पसंद आया, इसमें से ये चीज़ बनाओ, इसमें मैं अपना वाला तड़का डालूँगा, ये आई, ये आ गया आपका इंस्पिरेशन। अब यहाँ आगे बैनी प्रोडक्शन, इसका ग्रीन कलर का टिंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इसने इस कलर के साथ ये कलर चूज़ किया। आए नीचे, उसके साथ कुछ-कुछ ट्यूक्स ट्विक्स के इंस्पिरेशन बना चारों। मेरे पास 4 इंस्पिरेशन आई, 4 इंस्पिरेशन को उठाया, था कुछ नया बना, ऐसे आपकी प्रो एडिटिंग बन के निकलेगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से क्या निकालना है। आप ऐसा नहीं कि इसमें से भी कुछ ऐसा निकाल लोगे जो बहुत ही बेकार है, इसमें से भी कुछ बेकार निकाल लोगे, दोनों मिक्स कर दोगे तो बेकार ही बनेगा। आपको हर फिर अपने चारों इंस्पिरेशन में कुछ अच्छा-अच्छा पिक करना पड़ेगा चारों बार और फिर इन चारों को अच्छे को मिक्स करके आप कुछ अच्छा बनाओ। समझ गए। अगर हमें प्रॉपर जाना है, तो कैसे हमें अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए? क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जो टॉप के क्रिएटर होते हैं, वो अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हैं और कैसे एक न्यू वीडियो एडिटर अपने आप को अपडेटेड रख सकता है? उन्हें अगर प्रॉपर जाना है, तो उन्हें क्या फ़ॉलो करना होगा? कैसे वो न्यू ट्रेंड से अवेयर रह सकते हैं? भाई देखो वीडियो एडिटर के लिए ना उसका इंस्टाग्राम, उसका यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके इंस्टाग्राम पे अगर कोई ऐसी वीडियो आ रही है जो आपको एंटरटेनमेंट वाला पर्पस क्लियर कर दे रही है, तो ऑब्वियसली आप वहीं रह जाओगे। आपके इंस्टाग्राम पे हमेशा कुछ ना कुछ आपकी फील्ड से रिलेटेड आना चाहिए, ठीक है? आप जब टाइम पास भी कर रहे हो ना, तब भी आपकी पढ़ाई होती रहनी चाहिए, तब भी आपको कुछ काम होते रहना चाहिए। अगर मैं अपनी इंस्टाग्राम की फीड दिखा दूँगा आपको, तो आप कहोगे ये तो अपना ये तो चलता-फिरता ही कोई एडिटिंग स्कूल है, ठीक है? तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी-अच्छी इफ़ेक्ट्स आते हैं, उन चीज़ों को भी मैं ट्राई करता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, अच्छी-अच्छी चीज़ें सेव करता रहता हूँ। यही आपको चीज़ लेके आनी है अपने अंदर, ठीक है? तो मतलब आपका इंस्टाग्राम बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको सारे ट्रेंड्स, सारे नए टूल्स, सब कुछ वहीं कवर हो जाएगा। कौन-सी नई कोई नई चीज़ आ रही है, वहीं मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। तो वही है इंस्टाग्राम, मेनली इंस्टाग्राम, नॉट यूट्यूब तो उतना ऑप्टिमाइज़ हो भी नहीं पाएगा, इंस्टाग्राम आपके थ्रू बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ होता है, ठीक है? तो कोई मतलब एंटरटेनमेंट या ऊट-पटांग रील लाइक करने से और फॉलो करने से अच्छा है आप किसी अच्छे क्रिएटर को फॉलो करो, आप किसी अच्छे एडिटर को फॉलो करो,
और उसकी चीज़ें सीखो, समझो। और कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें पिक करते रहो। अपने आप को अपडेट रखना है तो अपना इंस्टाग्राम अच्छे से रखो। आपको कोई अलग से कोई आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना इंस्टाग्राम अच्छा रखो बस। इंस्टाग्राम पे अच्छे-अच्छे लोगों को फॉलो करो, आपको भी इतने इतनी नई चीज़ें बनानी आएगी ना, इतनी इतनी मतलब बहुत इंस्पिरेशन आएगी भाई, मतलब बहुत चीज़ें। अपने आप को सराउंड कर लो। जहाँ दिखे एडिटिंग, जहाँ दिखे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जहाँ अपने रूम में आए, रूम गेट खोलते सामने रेज़र टूल लगा हुआ दिख रहा है। ठीक है? आप आँखें बंद करो, आपकी का टाइमलाइन आ रही है। ये हालत भी हो जाएगी आपकी कभी-कभी कि आँखें बंद करो, आपकी आँखों की टाइमलाइन आ जाएगी। अरे यार! अच्छा ये है, ऐसे भी होगा। होगा मतलब ये भी स्टेज होता है। हाँ, आपकी ये स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर हमें अपने आप को अपडेटेड रखना है, तो उसी रिलेटेड हमें वीडियो देखनी चाहिए और हमें अपने आप को इमर्स करना होगा वीडियो एडिटिंग के फील्ड में। इससे हम नए-नए ट्रेंड से अवेयर रहेंगे, नए-नए चीज़ें सीख पाएँगे। जैसे कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो एडिटर के साथ पॉडकास्ट किया था, आज़ाद भाई। इन्होंने भी यही सेम चीज़ें ब बताई थी फॉलो करने को। उन्होंने बताया था कि जब मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ या यूट्यूब ओपन करता हूँ, तो मुझे सिर्फ़ वीडियो एडिटिंग रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता है और मैं वीडियो एडिटिंग रिलेटेड कंटेंट सिर्फ़ वॉच करता हूँ। जिससे कि मैं नई-नई चीज़ें सीख पाता हूँ, अपने आप को अपग्रेड कर पाता हूँ। हाँ, ऑब्वियसली। यही होता है भाई। देखो एक अच्छा एडिटर ना उसकी फ़ीड बहुत अच्छी होती है हमेशा। उसकी फ़ीड एंटरटेनिंग कम लर्निंग ज़्यादा होती है। और जब ये होता है ना इसका मतलब लर्निंग ही उसकी एंटरटेनमेंट है। ठीक है? और जब लर्निंग किसी भी एक प्रोफ़ेशनल की एंटरटेनमेंट बन जाती है ना, तो अर्निंग की टेंशन नहीं लेनी होती फिर। अर्निंग हो जाती है। ठीक है? ये मूल मंत्र दे दिया मैंने आपको। ठीक है? जब आपका लर्निंग एंटरटेनमेंट बन जाता है तो अर्निंग का टेंशन मत लो, अर्निंग हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली। तो इन द एंड आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस है? देखो पूरी पॉडकास्ट ही एक तरह की एडवाइस ही थी, ठीक है? जितनी भी चीज़ें गाइडेंस ही थी, कोई ऐसा कुछ हमने हवा में बातें नहीं करी है, ठीक है? लेकिन अगर मैं पीस ऑफ एडवाइस भी दूँ यार, एज़ अ एडिटर, एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ एडिटर तो यही है भाई कि ऑब्ज़र्वेशन सीखो, ठीक है? एंड अभी मैं आपको एक सीक्रेट और बताऊँ ना, किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने का, तो एस्थेटिक्स होता है ना एस्थेटिक्स, वो आपके एडिट को खा जाते हैं। कि यार आपके एस्थेटिक्स अच्छे हैं ना, तो आपका एडिट कितना ही बुरा हो, मतलब ज़्यादा बुरा नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ही गंदा कर दिया, लेकिन आपका एडिट वो कोई एनिमेशन या कोई छुप जाती है। कुछ आपने गलत कर दिया ना, लेकिन आपकी डिज़ाइन अच्छा है, तो वो छुप जाएँगी, वो गंदी-गंदी चीज़ें छुप जाएँगी, ठीक है? तो ये आप एक मतलब ये मान लो। दूसरा ऑब्ज़र्वेशन यार, ठीक है? चीज़ों को समझो, ठीक है? क्या कर रहा है बनाने वाला? अच्छा, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करो। आप ऐसा नहीं कि आप रूम में कि कंप्यूटर के सामने बैठे रहोगे। आप एक बार को आपने कैरी मराठी देख लिया, आपने बीबी की वाइफ का एक एपिसोड देख लिया, आपने इलियास गॉट लेटेंट देख लिया, फिर आप एडिटिंग करने बैठ गए, तो आपको अच्छे-अच्छे आइडियाज़ लग जाएँगे। नहीं आएँगे भाई, बिल्कुल नहीं आएँगे। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है? मैंने भी किसी कहीं से कोई सर्टिफ़िकेशन नहीं करी, ओनली फ्रॉम यूट्यूब मैंने सब कुछ सीखा, ठीक है? अगर रोड पे भी चल रहा है ना बंदा, तो रोड पे चलते-चलते भी उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होना चाहिए यार कुछ ढूँढो, कुछ देखो इंस्पिरेशन ढूँढो और एक बार को आप पहले ढूँढने को खुद जाओगे, उसके बाद चीज़ें आपके पास खुद बताने आएँगी कुछ समय बाद, ठीक है? जैसे अभी तो जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था मैं रोड पे घूमता था, मैं जानबूझ के ज़रूर देखता था कि यार कुछ ऐसा दिख जाए जो मैं एडिटिंग में डाल सकूँ, ठीक है? लेकिन अभी क्या होता है मैं चलता हूँ और वहाँ मेरी नज़र अपने आप पड़ जाती है। हाँ, ये मैं चीज़ डाल सकता हूँ एडिटिंग में, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये फैक्टर लेके आओ, ऑब्ज़र्व करना सीखो। अगर आप फ़ील्ड को मास्टर करना चाहते हो ना, तो वो चीज़ करना शुरू करो। उसके आस-पास घूमो, उसको अपने आस-पास लगा दो। हर चीज़ को उसी से रिलेट कर दो। जो भी आप बना रहे हो ना या जो भी आप जिस फ़ील्ड में हो, उसको उस चीज़ से घेर दो। जैसे मैं बताऊँ अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जब मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पीक पे था, लाइक मैं कंपनी में जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था, तो इतने एडिटर्स थे नहीं, तो मुझे थोड़ा बहुत खुद ही मैनेज करना पड़ता। दिन की 2-2 3-3 वीडियोज़ भी निकालनी पड़ती थी। तो रात को सोता था, तो सोते समय मेरी आँखों के सामने टाइमलाइन्स चलती थी, सपने में। ये भी स्टेज देखे हैं मैंने, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था, पर वो आया। तो यार ये कंडीशन भी एक अच्छा साइन होता है। ख़ैर ये ऐसा नहीं कि आप इतनी मतलब बिल्कुल ही घुस जाओ कंप्यूटर में। नेचर को टाइम दो, अपने आप को खुद को भी टाइम दो, ठीक है? कंप्यूटर में घुस के सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए आप मत करो एडिटिंग, ठीक है? अगर आपका मोटिव है आपको पैसा कमाना है, तो भाई एडिटिंग कभी आपको पैसा नहीं दे पाएगी। अगर आप इस सोच से आ रहे हो कि आपको पैसा कमाना है। आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए कि आपको आपका पैशन फ़ॉलो करना है, आपको वो करना है जो आपको पसंद है। अगर आप वो करोगे जो आपको पसंद है, तो पैसा पीछे अपने आप आएगा। एज़ आई सेड जब अपनी लर्निंग को एंटरटेनमेंट बना देते हो, तो अर्निंग की टेंशन नहीं लेनी होती है। यही चीज़ वो होती है, एज़ इट इज़ अप्लाई होती है।
आपका प्राइमरी मोटिव लर्निंग होना चाहिए, नॉट अर्निंग इन एनी फील्ड बट एट क्रिएटिव फील्ड में तो बहुत ज़्यादा। देखो मैं मतलब बोलता हूँ ना, बोलते-बोलते तो निकल जाता हूँ, ठीक है? लेकिन मतलब जो भी बोलता हूँ मैं नो फ़िल्टर तरीके से बोलता हूँ कि भाई, क्योंकि देखो मैं जो भी बता रहा था इस पॉडकास्ट में जो भी हमने डिस्कस किया, इतनी अच्छी-अच्छी बात डिस्कस करी। और मेरे को इतना पता है जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे ना, उनमें से कोई एकाध कोई होगा जो इसको फ़ॉलो करेगा, ये बात आप भी मानते हो, ठीक है? कि बंदे सुन के ना उसको अब्ज़ॉर्ब करते हैं, एब्ज़ॉर्ब करके छोड़ देते हैं, ठीक है? वो सिर्फ़ खाने की तरह उसको खा लेते हैं, अगली सुबह जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? लेकिन जो अच्छा बंदा होता है ना, वो उससे विटामिन्स निकालता है, ठीक है? तो विटामिन्स निकालो, जो व्यूअर्स से बोल रहा हूँ कि भाई विटामिन्स निकालो, हैं? विटामिन्स कैसे निकालोगे? जो भी सीख रहे हो उसको अप्लाई करो, ठीक है? और जो भी मैंने चीज़ें बताई पॉडकास्ट में उसको फ़ॉलो करो, यही है। बाकी मैंने जो बताया हो, आई होप सो अब समझ आया हो सबको, मेरे लिए तो यही है। सो शिवम भाई, थैंक यू वेरी मच आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपने इतना बढ़िया लेसन शेयर किया वीडियो एडिटिंग रिलेटेड, जो आई थिंक एक वीडियो एडिटर के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है और मुझे भी काफ़ी बेनिफिशियल लगा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।